नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य अपने इस इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज फिर कुछ प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है डायरेक्टली यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न है। हालांकि यह प्रश्न अन्य एग्जाम जिनमें इतिहास पूछा जाता है, जैसे यूपीपीसीएस, नेट जेआरएफ एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी, या अन्य एग्जाम्स के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखेंगे, साथ ही साथ रिविजन भी करेंगे अपने इस इतिहास के बहुत बड़े सेक्शन को। चलिए हम अपने पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिया गया है। यहाँ पे हमें उस व्यक्ति की पहचान करना है, कौन है वो। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के संस्थापकों में से एक थे। ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के जमींदार समर्थक नीतियों से असंतुष्ट थे। ये रिपन कॉलेज से जुड़े थे, जिसका नाम बाद में उनके नाम पर रखा गया। ये नाम पर रखा गया। एक पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय भी थे। यानी कि पत्रकार के अपने पत्रकारिता के संबंधित कुछ विवाद में इन्होंने जेल जाने वाले प्रथम भारतीयों में से एक थे। देखिए, हमें इन 4 व्यक्ति दिए हुए हैं, 4 व्यक्तियों में से हमें इस व्यक्तित्व की पहचान करना है। हमारे जो सही ऑप्शन है इसके ऑप्शन डी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए हम इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो हैं, यह प्रारंभिक भारतीय राजनीतिक नेताओं में से एक थे। जो राजनीतिक नेता थे, जो देश में राजनीतिक आंदोलन जो चला करते थे उसमें भाग लेते थे, उसका प्रतिनिधित्व करते थे, उन नेताओं में से यह एक थे। और देखिए, इन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की रूढ़िवादी, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की उसकी जो रूढ़िवादी, जो जमींदार समर्थक में जो उनकी नीतियां थी, उसकी क्या थी, वह आलोचक थे, उसकी आलोचना किया करते थे। उसी से असंतुष्टि से यह निकाला गया था एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ध्यान दीजिएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता नामक एक संस्था की क्या की स्थापना की है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता नामक एक राष्ट्रवादी संगठन की इन्होंने क्या किया था, स्थापना किए थे। और उन्होंने जो एसोसिएशन था ना, इस एसोसिएशन इससे इसी के माध्यम से आनंद मोहन बोस और अन्य नेता भी इसी का हुए थे, जुड़े हुए थे। और इसके सत्रों का नेतृत्व भी करते थे। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था, इसके जो सत्र हुआ करते थे इसके अलग अलग हिस्सों में, उसका यह नेतृत्व किया करते थे, उसमें भाग लिया करते थे, स्पीचेस दिया करते थे। देखिए, और हम आगे चलते हैं तो यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, सम्माननीय मतलब वरिष्ठ नेता, उम्रदराज नेता, उनमें से यह एक थे। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से यह एक थे। देखिए, यह आगे चल के जब मांटेगी चेमस्फोर्ड सुधार आया 1919 में, उसके यह विरुद्ध थे। उसके जो उसमें जो इसमें सुधार किए गए थे, मांटेगी चेमस्फोर्ड सुधार, वो उसमें क्या थे, इनके इसका आलोचना की। और उन्होंने, हालाँकि जो उदारवादी नेता थे, उनके विपरीत जाते हुए इसकी क्या किए, उदारवादी हालाँकि इसका समर्थक किए कुछ कुछ मामलों में, परंतु ये क्या किए, उसके विरुद्ध जाके कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और इस्तीफा देने के बाद एक नए पार्टी की स्थापना करेंगे, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक एक अलग से पार्टी बनाए। और ठीक है, इसी के माध्यम से उसका क्या विरोध किए। अब देखिए, यह जो थे, आगे चलकर यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी मेट्रोपॉलिटन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, वह मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट, फ्री चर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज, सभी में क्या किए, इतिहास की प्राध्यापक के रूप में कार्य किए। ये जी कौन कौन से कॉलेज हैं, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन, रिपन कॉलेज। ठीक है, जो ये रिपन कॉलेज है, यह आगे चल करके 1882 में इन्हीं के नाम पर, ठीक है, सर सुरेंद्र कॉलेज के नाम पर लिखा हो गया, चेंज हो गया। यानी कि इनके नाम पर ही उसका नामकरण हो गया। जो रिपन कॉलेज था वो आगे चल के सुरेंद्रनाथ कॉलेज हो गया। तो ये याद रखना, सुरेंद्रनाथ कॉलेज कौन है, रिपन कॉलेज नाम बदल क्या हो गया सर, सुरेंद्रनाथ कॉलेज। आगे चलते हैं हम। देखिए, जो उस समय इटली में यंग इटली चल रहा था, यंग इटली नामक आंदोलन चल रहा था, जिसके नेता थे मेजनी। मेजनी जो लेख लिखा करते थे, उनकी जो पुस्तकें थी, उसका इन्होंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के बाद
वो ठीक है, तो उसके अध्ययन मतलब ये अध्ययन किए थे और इन्होंने आगे आकर यहाँ पे भारत में और 1880 में 1880 के आसपास द बंगाली नामक एक पत्रिका थी। द द बंगाली नामक एक पत्रिका थी, उस पत्रिका के संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। ठीक है, बाई गिरीश चंद्र घोष की इस पत्रिका को क्या कर लिए, इसकी जो संपादक था, इनका जो राइट था, इन्होंने खरीद लिया और खरीद लिया लगभग 40 वर्ष तक इसके क्या कहते सफलतापूर्वक संपादन करते रहे। ठीक है, पत्रकारिता में अब करते रहे, सफल पत्रकारिता की और इसी सिलसिले में यह कई बार जेल भी गए। हालांकि वो जेल जाने वाले प्रथम पत्रकार भी थे। ठीक है, प्रथम भारतीय पत्रकार भी थे जो जेल गए। तो तो इस तरह से यह है इनका व्यक्तित्व है। हम आगे और चलते हैं, इसकी केटी तेलंग जो है, हम जो आरसी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में जाने और ये कौन व्यक्तित्व है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। हम केटी तेलंग के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, जो केटी तेलंग का पूरा नाम है काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग। काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग जो है केटी तेलंग का पूरा नाम है। ये देखिए, जो भारतीय विषय क्या थे, ये विद्वान थे। भारतीय विषय थे उनके क्या थे, यह विद्वान थे और बॉम्बे विधान परिषद के लिए इनको नामांकित भी किया गया था। बॉम्बे विधान परिषद के लिए इनको, देखिए, बॉम्बे विधान परिषद के लिए इन्हें क्या किया गया था, नामांकित किया गया था। बॉम्बे विधान परिषद, इन्हें बॉम्बे विधान परिषद के लिए क्या किया था, नामांकित किया गया था। आगे चलकर इन्हें वायसराय की कार्यकारिणी में भी नियुक्त किया था, जो इन्होंने मना कर दिया, उस पद पे जाने से मना कर दिया। यह बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी थे, बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी थे। ठीक है, ये याद रखना है, तो न्यायाधीश भी थे अपने पेशे से। और जो उस समय के जो उदारवादी नेता थे, जैसे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, उन्हीं के समकालीन थे ये, उन्हीं के समकालीन थे। और इन्होंने 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, तो उसकी जो स्वागत समिति की क्या थे, यह सदस्य थे। स्वागत समिति क्या थे, यह सचिव थे, सचिव। तो याद रखना है। तो इस तरह से केटी तेलंग हो गए। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम जानते ही हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ हम तथ्यों को जान लेते हैं। जैसे हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन 1838 और 1839 क्रमशः, कि उसी क्या कहते हैं, अध्यक्षता किए थे। और त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट के बाद जो चल के आगे चल के कांग्रेस की क्या कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे और अपना एक अलग पार्टी बना लेंगे। पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फिर यहाँ से ये आगे जाएंगे जर्मनी। जर्मनी में जाएंगे तो फिर वहाँ पे इंडियन लीजन, इंडियन लीजन, इंडियन लीग है शायद, आई थिंक इंडियन लीग, या इंडियन लीग कोई और पार्टी ना, या इंडियन लीजन, हाँ तो मुझे आ रहा था इंडियन लीजन ही है। ठीक है, तो उसके क्या कहते थे, वहाँ पे गठन किए थे, जिसमें क्या हुए थे, भारतीय सैनिक जो ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके लड़े थे, उनको नाजी जर्मनी ने क्या कर दिया था, अरेस्ट मतलब उन पे अधिकार कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। तो उनको गिरफ्तार करने के बाद वहाँ पे कैद में रखा था, तो उन्हीं को मिला करके सैनिकों को उससे बात करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ उनका संगठन बनाएंगे और उन्हीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ द्वितीय वर्ल्ड वार के समय यह लड़ेंगे। तो ये वही वही सैनिक थे। तो उन सैनिकों ने ही नेताजी का क्या कहता था, पद भी दिया था, उपाधि दिया था, नेता जी। जो आगे चल के ये नेताजी के रूप में बहुत ही फेमस हो जाएंगे। ओके, अभी भी फेमस है। तो इस तरह से ये हमारे सुभाष चंद्र बोस हो गए। और इन्होंने क्या दिया था, नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का बहुत ही फेमस नारा दिया था उस समय। देखिए, जो हमारे अगले ये जो नेता है, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त, इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त। देखिए, जो रमेश चंद्र दत्त हैं, यह एक पेशे से क्या थे, हालांकि देखिए यह जो उस समय का सिविल सर्विसेज था उसको यह क्रैक किए थे। ठीक है, तो उसमें उनमें से प्रथम प्रथम तो नहीं है, प्रथम तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। तो यह उन्हीं के समकालीन थे, ये जो क्या होते हैं, सिविल सेवा को एग्जाम को पास किए थे। और देखिए, यह आर्थिक इतिहासकार भी थे, आर्थिक इतिहासकार थे, पेशे से लेखक भी थे, साथ ही साथ रामायण और महाभारत के अनुवाद भी किया था इन्होंने, रामायण और महाभारत।
याद रखना, रामायण प्लस महाभारत। क्या थे? अनुवादक भी थे, इसके अनुवाद किए थे। देखिए यह आगे चल के जो गांधीवादी युग आया ना, गांधीवादी युग से पहले भी इन्हें क्या बोला था, इसके इनके युग को पूर्व गांधीवादी युग का नेता माना जाता है। पूर्व गांधीवादी युग का इन्हें नेता भी माना जाता है। और यह दादा भाई नौरोजी न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे के क्या थे, समकालीन थे। आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, कब? 1899 में। और यह बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे, बंगाल विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे जब चुनाव हुआ था। अब देखिए हम इस तरह से हमारे जो इसमें का सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, यह औपनिवेशिक युग के दौरान दलित आंदोलन, किसी दलित आंदोलन से संबंधित है। और औपनिवेशिक युग का मतलब जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था, एक वर्ष उनका कॉलोनी था। तो वर्ष 1922 में आदि हिंदू आंदोलन, आदि हिंदू आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? हमें उसके बारे उससे संबंधित बात करना है। देखिए जो आदि आंदोलन है, 20वीं शताब्दी में जो आदि आंदोलन चला था, यह अनुसूचित जातियों और दलित वर्ग का कट्टरपंथी एक प्रकार से आंदोलन था, कट्टरपंथी आंदोलन था। कट्टरपंथ के प्रयास के रूप में ही उभरा। जो आंदोलन था, जो अब रूढ़िवादी आंदोलन था, उसके उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के कट्टरपंथ रूप धारण कर लिया। देखिए इसका उद्देश्य था भारतीय समाज की उन सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। इसको कुरीतियों को दूर करना, कुरीतियों प्लस जो छुआछूत था, भेदभाव था, ठीक है, भेदभावपूर्ण और शोषक था, अन्य जो इस तरह के वर्डों का हम यूज कर सकते हैं, उन सब क्या करना था, समाप्त करना था। लोगों के बीच क्या करना था, जागरूकता फैलाना था। तो इसी सिलसिले में 1920-30 के दशक के दौरान एक नई तरह की विचारधारा का उदय हुआ, जो आदि आदि हिंदू आंदोलन के रूप में उभरा, जिसे आदि के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ होता है मूल। आदि का क्या अर्थ होता है? मूल। ना तो इसके जड़ में जाएंगे हम लोग, बात करेंगे। तो यह उन लोगों के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला था जिसे पहले अछूत या दलित के रूप में जाना जाता था। तो इस शब्दावली के माध्यम से वे स्वयं की भारत के मूल निवासी व देशज आबादी के रूप में पहचान करते हैं। जो ये आदि शब्द है, ये हम मानते हैं कि भारत के जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो आर्य आए हैं, उससे पहले जब यहाँ के लोग रहते थे, वही लोग आज दलित का दर्जा उन्हें दिया गया है। जब आर्य आए तो वो श्रेष्ठ उनको माना गया, वो अपने आप को श्रेष्ठम किया, और उन्होंने जब हालांकि उनका दबदबा था, तो उन लोगों ने जो यहाँ के निवासी थे उन लोगों को दलित का दर्जा दिया, ऐसा इन लोगों का मानना था। यह एक अलग रूप से, कट्टर रूप से उभरा ये सोच। तो फिर इसी सोच को रूप देने के लिए 1922 में स्वामी अच्युतानंद, ये स्वामी अच्युतानंद द्वारा, कब? 1922 में यह 1922 में आदि हिंदू आंदोलन की क्या की है? शुरुआत की गई। इन्हीं के द्वारा आदि हिंदू आंदोलन शुरुआत की गई। देखिए 1922 में स्वामी अच्युतानंद ने हिंदुओं में जागरूकता लाने के लिए आदि हिंदू आंदोलन आरंभ किया। तो ये याद रखना है। और इसका समय भी याद रखना है कि 1922, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था ना। तो आई थिंक उसी ईयर का ये भी है, तो उसी के आसपास का समय है। अब देखिए, तो इन्होंने आदि हिंदू आंदोलन आरंभ किया। उनके अनुसार आर्यों ने भारत के स्वदेशी राजाओं को क्या कहता, पराजित किया। जब आर्य आए तो यहाँ के स्वदेशी राजा थे, उन लोगों को क्या किए, पराजित किए, और छल से भारत के स्वदेशी निवासियों को दलित के रूप में चिन्हित किया। जो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको दलित के रूप में चिन्हित किया, और उनकी संस्कृति को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अपने सिद्धांतों के आधार पर हिंदू सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। तो इसी सोच के आधार पर उन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था की, सॉरी, स्थापना किसने की थी? हिंदू सामाजिक व्यवस्था का आर्यों ने किया था। और यहाँ के जो मूल निवासी थे उन लोगों को दलित या निम्न का दर्जा दे दिया गया। और आगे चल के वह आज भी, इससे वह वर्ग आज भी पीड़ित है। तो देखिए उन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया, और इस तरह से प्रांतों में जाते थे, वहाँ पे सम्मेलन किया करते थे, प्रांतों में, जिला में और गाँव में। और इस तरह से बहुत सारे उन्होंने क्या किया, जाकर जाकर सार्वजनिक कार्यक्रम करते थे, वहाँ पे लोगों को संबोधित करते थे। ठीक है, लोगों को संबोधित करते थे। कि स्वामी अच्युतानंद थे ना, इसका एक और हम देख लेते हैं। जो स्वामी अच्युतानंद थे, यह जो आर्य समाज था, आर्य समाज और
आर्य समाज हो गया, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जो ये जो अनुयायी थे, जो सदस्य थे, उन लोगों इनका क्या कहते हैं, इसका विरोध किए। स्वामी अच्युतानंद ने इसका विरोध किया। इसके विरोध करने का आधार ये था कि बोल रहे थे कि इनका कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, वो इसमें भी शामिल है। वो जो जो देश में जो छुआ-छूत है, जो हिंदू जो ये भावना है दलित वर्ग निम्न वर्ग, उच्च जाति व्यवस्था था, उस वर्ग व्यवस्था, इसका क्या किए, ये लोग हटाने में समर्थ नहीं फ़ील कर रहे थे। हालाँकि आर्य समाज और ब्रह्म समाज ये भी लोग जाति प्रथा और ये छुआ-छूत और ये सब के क्या थे, विरोधी थे। परंतु क्या इन्होंने इस आरोप लगाया कि यह क्या थे, यह ब्राह्मणवादी तत्वों से क्या है, युक्त हैं। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, दोबारा दलितों के साथ भेदभाव कर रहे थे। अब ये लोग तो क्या कहते दलितों के साथ ऐसे भेदभाव कर रहे थे, इसका उनका यह मानना था। तो ये हमारे व्यक्तित्व कौन हो गए, स्वामी अच्युतानंद। ओके, चलिए अब हम अपने चलते हैं अगले प्रश्न पे। अ, प्रश्न है हमारा अगला यहीं पे है। वर्ष 1856 में, कब? वर्ष 1856 में हुए अवध के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध के विलय से संबंधित है ये जो हमारा प्रश्न है, संबंधित है अवध के विलय से संबंधित है। इसका विलय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के काल में कुशासन के आधार पर किया गया था। अवध के विलय के समय वाजिद अली शाह क्या थे, शासक थे। इसके इन दो कथन के आधार पर 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शन में से हमें एक सही ऑप्शन चुनना है। चलिए हम इसके इसके जो तथ्य हैं, उन तथ्यों को जान लेते हैं और फिर तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दोस्तों जो ये जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, इसने लाया था व्यक्तिगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत का सिद्धांत लाया था, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आज मतलब उनकी सहमति पर ही यह सिद्धांत लाया गया था। देखिए 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी द्वारा इसका भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करने का एक स्वतंत्र इकाई बना रहा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा यह मतलब यह एक क्या कहता था, विलय चाहता था किस जो उसमें का ब्रिटिश भारतीय प्रांत था उसमें विलय चाहता था। हालाँकि वो विलय करने में सफल ना हो पा रहा था, तो इसको व्यक्तिगत का सिद्धांत जो था, पहले हम इस व्यक्तिगत का सिद्धांत जान लेते हैं और उसकी जो विलय करने की जो इसकी सीमाएँ हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत का सिद्धांत, ठीक है? उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो शासन काल है, उसी के लिए जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, व्यक्तिगत का सिद्धांत के लिए, लॉर्ड डलहौजी का जो काल है, उसी के लिए इसे जाना जाता है। सर्वप्रथम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम और यह घोषणा की थी कि अधीनस्थ शासकों को गोद लेने का कोई अधिकार नहीं है। जो ब्रिटिशर्स के अधीनस्थ शासक थे, उन्हें गोद नहीं ले सकते थे। यानी कि जो क्या थे, संतान थे, उन्हें वो गोद लेने की अनुमति नहीं दे सकते थे। या तो अगर दे भी सकते थे, वो ब्रिटिशर्स ही दे सकते थे। यानी कि इसमें ब्रिटिशर्स संप्रभु हैं और वो उसके अधीन है। तो ब्रिटिशर्स चाहेंगे तभी, या तो नहीं। तो इसके कुछ क्या-क्या आधार थे? तो इस सिद्धांत के अनुसार 1848 में मांडवी को 1850 में कोलावा, जालौर और 1852 में सूरत की नवाबी छीन ली गई। इसी आधार पे सबकी छीन ली गई। आगे चल के झांसी रानी भी इसी के तहत आ जाएँगी। देखिए, व्यक्तिगत सिद्धांत के जो ये सिद्धांत था, इसके अनुसार राज्यों को 3 भागों में बाँटा गया। ऐसी रियासतें ना तो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करती थीं, ना ही उनको कर देते थे। ऐसी कुछ रियासतें थीं, रजवाड़े थे, जो ना तो अंग्रेज़ों की कभी अधीनता स्वीकार की और ना ही उन्हें किसी प्रकार का टैक्स देते थे। तो वह लोग डलहौजी ने तय किया कि उन्हीं की रियासतों को गोद लेने के अधिकार में हम दखल नहीं देंगे। यानी कि वो लोग स्वतंत्र हैं, वो लोग जैसा चाहें वैसा करें। उसपे कभी ब्रिटिशर्स का राज नहीं रहा है, तो वो उसपे उसका उनका कोई दबाव नहीं है, वो लोग स्वतंत्र रहेंगे। अब ऐसी रियासतें जो पहले मुगल या मराठों के क्या थे, अधीन थे, परंतु वो अब क्या है, अंग्रेजों के अधीन हो गई हैं, अधीनस्थ हैं। हालाँकि मुगल और मराठों का जो साम्राज्य था, वह इनके अधीनस्थ आ गया था। तो वैसी रियासतों को जिनका निर्माण अंग्रेजों ने अपनी शासन पद्धति को चलाने के लिए किया है, उस समय किया था या पहले किया था या किया है, तो उनको यह अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी। तो यह अधिकार नहीं मिल सकेगा और अगर मिलेगा भी तो वह किसके, डलहौजी के जो उसमें गवर्नर जनरल थे, उनके आदेश पर ही मिलेगा। देखिए, तो यह जितनी भी रियासतें हैं उनके वह उनको तो कदापि नहीं दी जाएगी, परंतु कुछ ऐसी भी रियासतें हैं जिनको अंग्रेजों ने अपनी संधों द्वारा स्थापित किया था, ठीक है? अपने पत्र-पत्रिका अपने जो ठीक है, आदेशों द्वारा स्थापित किया था, उनको भी क्या उनके
को भी मतलब आदेश नहीं दिया जाएगा। तो उसमें बहुत सारे ऐसे आ जाएँगे कि सतारा के राजा अप्पा साहिब, संभलपुर के राजा नारायण सिंह, झांसी के राजा गंगाधर राव, नागपुर के राजा रघुजी तृतीय, इन सभी जो शासक थे, इन सबके निसंतान थे, कोई पुत्र नहीं था। तो इनकी मृत्यु के समय उनके पुत्र नहीं थे, तो इसीलिए इनको दत्तक पुत्र की अनुमति नहीं दी गई। तो इसी आधार पे सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ऐसे बहुत सारे जो ये क्रम है ना, ये याद रख लीजिएगा। इसके तहत कौन से क्रम थे? सतारा, जैतपुर, संभलपुर, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। ये जो क्रम है ना, ये क्रम याद रख लीजिए। तो सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, हालांकि ये दो दोनों हैं, ये एक ही साथ हुए थे। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर। तो यह एक क्रम है। और ये सतारा कब हुआ था? 1848 में हुआ था। 1848 में झांसी, नागपुर तो जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसके आसपास के उनके समय, तो ये हो गए 1853 उसके आसपास, ठीक है। तो इसी के बीच में इन लोगों को व्यक्तिगत का सिद्धांत के तहत अधीन किया गया था। हमारा जो डिस्कशन है ये लॉर्ड डलहौजी के कुशासन के आधार पे किया था कि नहीं किया था, उसके आधार पे हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, इसके तहत क्या कहता है, जो लॉर्ड डलहौजी था ना, ये जो अवध के शासक थे, वो ब्रिटिशर्स के बड़े लायल थे। याद कीजिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। उसमें जो पलासी, बेदरा, बांडीवाल और बक्सर बक्सर के युद्ध में भी अवध अवध और मुगल शासक भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो उसी के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद ही तीन तीन क्या दो संधियां होती हैं, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो उसके बाद अवध जो था ना, वह कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। तो उसमें ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अ, उन पर नियंत्रण भी ब्रिटिशर्स का भी था। और उनको और अवध के जो शासक हुआ करते थे, शासक, उनके उत्तराधिकारी भी आते गए, कई उत्तराधिकारी गए थे। तो इस तरह से व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत ब्रिटिशर्स इसको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिला पा रहे थे। तो इनको एक अलग से क्या चाहिए था, कुछ अलग से चाल चाहिए था, जिसकी क्या किया जाए, इनको आरोप लगा करके इन्हें अपने अधीन किया जाए। हालांकि जो उस समय के जो शासक थे, वाजिद अली शाह थे, बहुत ही अयाशी जिंदगी जीते थे, अयाशी जिंदगी जीते थे। साथ ही साथ और जो उस समय के देश के जो समाज कल्याणकारी कार्य थे, उसके साम्राज्य के समाज कल्याणकारी कार्य, उसमें भी यह बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेते थे, ना ही उसको मतलब उसमें देख रेख कर देते हैं। समाज के जो अन्य वर्ग, जो पीड़ित वर्ग थे, उनका देखभाल करना, ठीक है, सामाजिक कार्य करना, व्यवस्था, यातायात व्यवस्था और अन्य व्यवस्था, तो इन पे भी क्या थे, नजरअंदाज कर रहे थे। तो ऐसा ऐसा भी एक कारण इन्होंने, डलहौजी ने इस पे लगाया। और इसके पीछे डलहौजी का भी कुछ नीतियाँ थी। डलहौजी को क्या चाहिए था, एक जो ब्रिटेन में जो कपास की मांग थी, उस कपास की मांग को देखते हुए पूरा करने के लिए इन्होंने अवध के कई सारे जो राज्य थे उसको छीन लिया, धीरे धीरे क्या कर लिया, छीन लिया। जो क्या था, उसमें से एक था बेरौ, बेरौ प्रांत, बेरौ एक जगह था, ठीक है, उस क्षेत्र था, उस क्षेत्र को बेरौ कहा जाता था, उसको इन्होंने छीन लिया। और इन्हें क्या चाहिए, एक बाजार भी चाहिए था। जो ब्रिटेन के कारखानों में जो कपड़े थे और अन्य जो सामग्री बनी हुई थी, उनको उन्हें बेचने के लिए एक अलग से क्या चाहिए था, बाजार भी चाहिए था। उस बाजार को दिलाने के लिए अवध क्या था, परिपूर्ण था। तो ऐसा इन्होंने क्या किया, एक कुशासन का आरोप लगाया कि मतलब उस अपना शासन क्या था, सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे थे। और जो सुधार कर रहे थे, शासन में सुधार ब्रिटिशर्स कर रहे थे, उसको लागू नहीं कर पा रहे थे। तो उसी का उन्होंने आरोप लगा करके और लॉर्ड डलहौजी ने अवध से यह साम्राज्य छीन लिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जो दोनों हमारा कथन है, ये दोनों दोनों क्या है, सही है। तो दोनों जब दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पे। आशा करता हूँ आप व्यक्तिगत व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है इसे समझे होंगे। और ये जो क्रम है, ये क्रम याद रख लेना है, क्रम याद रख लेना है कि किसके बाद कौन सा आ रहा है। ये हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कांग्रेस पूर्व युग में, यानी कांग्रेस पूर्व युग यानी कांग्रेस की स्थापना से पहले हुए राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन दादा भाई नौरोजी द्वारा सिएटल,
सिएटल देखिए कहाँ पे है? अमेरिका में। और दादा भाई नौरोजी का नाम कभी अमेरिका से जुड़ा ही नहीं है। आई थिंक कभी सुनने को नहीं मिला, ठीक है? तो ये क्या है? अमेरिका में सिएटल है। सिएटल का एक प्रांत क्या है? एक राज्य है। आई थिंक जिला-विला है या नहीं, राज्य ही है सिएटल, ओके? तो पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा का गठन लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की विलय के पश्चात हुआ था। यानी कि क्या होगा, ये दोनों विलय हुआ तो उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ। इसके कहने का मतलब ये है। तीसरा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है मुझसे, तो लक्ष्मी नरसू चेट्टी के नेतृत्व में किया गया था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? केवल 3, 1 और 2, 3, केवल 1, चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन है केवल 2। ये क्या है? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। केवल 2। चलिए, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, जो दादा भाई नौरोजी थे, इसके पहले हम तथ्यों को जानेंगे, फिर तथ्यों के आधार पर इसमें जो कथन दिए हुए हैं, इनको हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद सही ऑप्शन चुनेंगे। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या कहते हैं? स्थापना किए थे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। नौरोजी कब? 1867 में, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की क्या कहते हैं? स्थापना किए थे। एसोसिएशन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटेन के लोगों को भारत की जो परिस्थितियां थी, जो यहाँ की जो परिस्थितियां थी, आम जनता की समस्याएं थी, उससे ब्रिटिशर्स को क्या करना था? अवगत कराना था। वहाँ के जो आम जनता थी, ब्रिटिशर्स को क्या करना था? ब्रिटिश लोगों को अवगत कराना था, वो अपने वहाँ के जो प्रशासन था उस पर दबाव डाल सकें, वो भी लोग दबाव उस पर डाल सकें। इसी के लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया था। किसने? दादा भाई नेहरू ने। देखिए, तो ब्रिटिश लोगों को क्या करना था? भारतीय कल्याण के लिए लोकप्रिय समर्थन का सृजन करना था। लोगों के बीच उन लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। किसके पक्ष में? भारतीयों के पक्ष में। इस एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या कहता है? पूर्ववर्ती। ठीक है, हमें ये याद रखना है, ये याद रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूर्ववर्ती भी इसे कहा जाता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं, स्थापना तो दादा भाई नौरोजी ने की थी, परंतु कहाँ पे किए थे? कहाँ पे? लंदन में। कहाँ पे किए थे? लंदन में। लंदन में किए थे, ठीक है ना? ये याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जो वर्ष 1851 में, अलग पॉइंट, ये हमारा एक पॉइंट हो गया, कुछ और पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। वर्ष 1851 में बंगाल में कुछ संस्था थी, उस संस्था को क्या कर दिया? विलय कर दिया गया। जैसे बंगाल में लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी यहाँ पे कर दिया गया ना, बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का कर दिया गया? विलय कर दिया। कब? 1851 में क्या हुआ? विलय हुआ। विलय हो गया, और विलय होने के बाद एक अलग से क्या बनी? एक अलग संस्था आई, जो एक अलग संस्था अस्तित्व में, जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। विलय के बाद क्या बन गया? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ओके, ये याद रखना है कि जो ये दोनों संगठन था, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, दोनों को क्या कर दिया? 1851 में मर्ज करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। अब चलिए हम इसे कुछ और जान लेते हैं। ये जन सामान्य की शिकायतों के लिए भी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे। जो जन समस्याएं होती थी, जनता की समस्या होती थी, उसको आगे बढ़ाने के लिए आगे जा करके आगे उनको याचिकाएं डाला करती थी, दाखिल करती थी।
उन्होंने कंपनी के नए चार्टर कानूनों के लिए सुझाव के लिए ब्रिटिश संसद में एक याचिका भी प्रस्तुत की। जो कंपनी के चार्टर एक्ट आ रहे थे उसमें सुधार करने के लिए भी एक क्या की याचिका प्रस्तुत की। यहाँ पे ब्रिटिश संसद में याचिका डाले। उन याचिकाओं में से कुछ ऐसे भी हैं, देखिए, लोकप्रिय प्रकृति एक जो लोकप्रिय प्रकृति की एक पृथक विधान परिषद का गठन किया जाए। इसमें क्या हो, भारतीयों की जो समस्याएं हैं उसको देखा जाए, ठीक है, उसका कुछ उपाय निकाला जाए। तो इस तरह से उन्होंने अलग विधान परिषद की गठन की मांग की। अलग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ना, अगल अलग मांग। ये एक प्रकार से यह एक उनकी मांग थी। उन लोगों ने इसे सुझाव रखा जो इसमें स्टाम्प शुल्क था, स्टाम्प शुल्क, नमक कर और आबकारी टैक्स। आबकारी आई थिंक यह श्रम से संबंधित लेबर पे चार्ज लगाया जाता था, ठीक है। तो आबकारी टैक्स क्या करना था, उन्मूलन करना था। उन्मूलन करने का सुझाव दिया इसने। और उच्च पदों पर, जो उच्च पदों पे अधिकारी थे, उच्च पदों पे अधिकारी थे, उन अधिकारियों के क्या थे, बहुत वेतन अधिक हुआ करते थे। उन अधिकारियों की संख्या में क्या करना था, कटौती करना था। अधिकारियों के वेतन में कटौती करना था और उन अधिकारियों की संख्या भी कटौती करना था। तो वेतन कटौती, ठीक है, हम लिख देते हैं। ठीक है, वेतन कटौती का भी इन्होंने सुझाव दिया। किसने, जो यह पार्टी थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ये दूसरा कथन है, ये तो क्या हुआ, सही निकला। ये तीसरा वाला, पहला कथन क्या है, सिएटल में नहीं हुआ था, कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था। तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हम आगे चलते हैं। देखिए, जो 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम आया था, उपरोक्त सुझाव में से, इसमें से जो उपरोक्त सुझाव दिए गए थे, उन सुझावों में से कुछ सुझावों को क्या किया, शामिल भी किया गया था, जिसमें नए सदस्यों को क्या किया, शामिल करके गवर्नर जनरल की विधान परिषद में शामिल किया गया। नए सदस्यों को, 6 नए सदस्यों को शामिल करके उसका क्या किया, विस्तार किया गया। यानी कि उनके सुझाव पर वो लोग मनन भी किए, ठीक है। तो उसके बाद वो शामिल भी किए उन सुझावों को। अब आगे चलते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना पूना सार्वजनिक सभा के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1870 में, कब, 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। महादेव गोविंद रनाडे ने किया था, देखिएगा। और उनके सहयोगियों द्वारा, मतलब जो महादेव गोविंद रनाडे थे और उनके कुछ सहयोगी थे, उन लोगों ने मिलकर के पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ था, पुणे में ही था, पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में। उनका उद्देश्य था, उनका उद्देश्य सरकार और जनता के मध्य एक संबंध सूत्र स्थापित किया जाए। यानी जनता सरकार से क्या हो, जुड़ जाए, इनके बीच एक संबंध स्थापित हो। और जो संबंध स्थापित करना चाहते थे ही, साथ ही यह किसानों के मुद्दों को भी उठाते थे, जो किसानों के विधिक अधिकारों के लिए भी कार्य किए। ये पूना सार्वजनिक सभा हो गया। आगे चलते हैं। जो हमारा अन्य है, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, गजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। इसके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने 1892 में, सॉरी 1852 में, कब, 1852 में, चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ दिया हुआ है ना, 1852 में इन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की क्या किए थे, स्थापना किए थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की क्या कहते हैं, स्थापना किए थे 1852 में। देखिए, ये जो स्थापना की गई थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, का इसका उद्देश्य ये था कि जो शिक्षित भारतीयों के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए किसी अन्याय के लिए, जो यहाँ के जो शिक्षित वर्ग थे, यानी बुद्धिजीवी वर्ग थे, उनकी उनके प्रति, यानी उन लोगों के खिलाफ, उनको के प्रति कोई क्या कर रहे थे, कोई अन्याय कर रहे थे, जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, उनके विरोध में उनके विरोध में विरोध प्रदर्शित करना था। इनका उद्देश्य यही था, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग के लिए। तो इनके लिए एक मंच भी प्रदान करना था, ताकि उनका विरोध किया जा सके। जो ब्रिटिशर्स हैं, जो इनके विरोध क्या कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, उनको विरुद्ध आवाज उठाया जा सके, यानी मंच प्रदान करना था। तो इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। हालांकि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित यह प्रथम भारतीय राजनीतिक संगठन भी था। मद्रास प्रेसिडेंसी जो था, प्रथम भारतीय
संगठन ना, मद्रास में ना, प्रथम भारतीय, कहाँ पे? देखिए, मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित यह प्रथम भारतीय संगठन था। कहाँ पे? इन मद्रास, ओनली इन मद्रास। इससे पहले भी हालांकि हो सके होंगे, इन मद्रास ओनली। ठीक, देखिए आप, चिट्टी ने इसके पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जो चिट्टी साहब हैं, ये पहले अध्यक्ष बने और संगठन, यह जो ईसाई मिशनरी हुआ करते थे, उन्हीं के साथ संघर्षरत रहता था। ठीक है, ये जो पार्टी था, ये उसी के समझ उन्हीं के लोगों से संघर्षरत रहता था। जो लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उनके खिलाफ कार्य करते थे, तो यह उसी के संघर्षरत रहता था। चलिए हम थोड़ा सा और अपने अगर इस प्रश्न को इन तथ्यों के आधार पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कथन सही है। तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन तो महादेव गोविंद रानडे ने किया था। ओके, और इसकी स्थापना लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की विलय के पश्चात हुआ था। ये तो हमारा क्या है? सही है। तीसरा तीसरा भी क्या है? तीसरा भी सही है। तीसरा भी क्या है? मद्रास नेटिव गठन गुजरू लक्ष्मी चेट्टी ने नेतृत्व किया था। हमसे क्या पूछा गया? सही पूछा गया। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा भी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें लग रहा है ना, इसमें कुछ छूटा गया है। केवल 3 छूट रहा है। क्या? पूना सार्वजनिक सभा का गठन, कि इसमें मैं कुछ भूल रहा हूँ इसमें। पूना सार्वजनिक सभा का गठन लैंड होल्डर्स एसोसिएशन और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की विलय के पश्चात की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा का गठन तो महादेव गोविंद रनाड़े ने किया था। तो इन दोनों का विलय हुआ, तो विलय के बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ ना, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ। तो इस आधार पे ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सॉरी, हम इसमें कुछ मिस्टेक कर दिए थे इसके लिए। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। ओके, तो ये इस आधार पे ये गलत हो जाएगा। ऊपर वाला गलत हो ही गया था, अमेरिका में नहीं, कहाँ पे? लंदन में हुआ था। ये केवल तीसरा बस सही है। तो तीसरा केवल बस ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। आशा करता हूँ इसके माध्यम से बहुत सारे नाम या कॉन्सेप्ट सीखे होंगे आप। चलिए हम चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रश्न है, 1920 के दशक में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के गठन के साथ भारत में श्रमिक आंदोलन को उल्लेखनीय प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में AITUC से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चित्तरंजन दास AITUC के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष थे। कांग्रेस ने वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में, आई थिंक गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ही किए थे ना, उनको फिर जेल हो जाती है। गया अधिवेशन में AITUC के गठन का स्वागत किया। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्वागत किया। इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन भी किया। तो ये हो गया, जो 2 तथ्य दिए गए हैं, इन कथन दिए गए, इन कथनों के आधार पर हमें 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन को चुनना है। चलिए हम हमेशा की तरह फिर से इसके जो फैक्ट हैं, जो इनकी अ, उसको हम जानते हैं और फैक्ट के आधार पर फिर इसको प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, AITUC से शॉर्ट में AITUC बोलेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इस जो इसकी स्थापना हुई थी, उससे पूर्व जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, जो बॉम्बे में बहुत सारे इसके अनुयायी जो थे, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की आगे चल के स्थापना करेंगे, उसके साथ इनका घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, घनिष्ठ संबंध था किनका? बाल गंगाधर तिलक का। तो यह 1920 की जो समय चल रहा था, उसमें ये महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। कौन? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। देखिए, जो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी। 1920 में, ये ध्यान रखना। 1920 में हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। पंजाब के प्रसिद्ध चरमपंथी नेता लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाला लाजपत राय प्लस इसके अतिरिक्त जो इसके संस्थापक हुए थे ना, उनमें यह थे, एक शामिल थे लाला लाजपत राय, और यह इसके प्रथम अध्यक्ष भी बनेंगे। कौन? लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष बनेंगे। ये याद रखना है, प्रथम अध्यक्ष बनेंगे। कौन? लाला लाजपत राय।
अब इसके बाद जो दूसरा और तीसरा अधिवेशन होगा, जो किसके, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? सी आर दास होंगे, सी आर दास, ठीक है, चित्तरंजन दास। तो ये याद रखना, प्रथम के ये हो गए, और जो सेकेंड के एंड थर्ड के कौन होंगे? सी आर दास, ये होंगे। सी आर दास में क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। तो याद रखना, इस आधार पर हमारा ये कथन भी गलत हो जाएगा इसमें से। अभी देखते हैं और आगे। तो इसके अतिरिक्त जो लाला लाजपत राय हो गए, साथ ही साथ दीवान चमन लाल, चमन लाल, चमन लाल भी इसी क्या हुए थे? संस्थापकों में से एक थे, जो भारतीय श्रमिक आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। तो इसे क्या बने? महासचिव भी थे। क्या थे? महासचिव, महासचिव थे। ओके, ये याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा श्रमिकों के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में उनसे न केवल स्वयं को संगठित करने, स्वयं को मतलब जो श्रमिक थे उनको स्वयं को संगठित करने, बल्कि जो राष्ट्रवादी जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी उसमें उसमें क्या करना था? हस्तक्षेप भी करना था, उसमें शामिल भी होना था। ठीक है, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये किसानों के लिए तो था ही, साथ ही साथ जो राष्ट्रवादी गतिविधियां थी उसमें भी संलग्न होना था। इसका उद्देश्य था, उद्देश्यों में से एक था। देखिए, यह हम और आगे चलते हैं। तो ये इसके तीसरे और चौथे सम्मेलन का जो अध्यक्षता की थी, किसने की थी? सी आर दास ने की थी। ठीक है, वन सेकेंड, हाँ, सी आर दास ने की थी। आगे चल करके अब इससे और भी व्यक्तित्व जुड़ जाएंगे, जिसमें आ जाएंगे एफ एंड्रयूज, जे एम सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस। हाँ, सुभाष चंद्र बोस याद रखना ना, इसी से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार यूपीपीसीएस एग्जाम्स में आया था, सॉरी इसी साल आया था। क्या किससे जुड़े हुए हैं? तो उसमें एक ऑप्शन ये भी था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ओके, तो ये ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू और सत्यमूर्ति आदि भी इससे लोग जुड़े हुए थे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 का जो गया अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन, उसमें ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की क्या कहते हैं? स्थापना का स्वागत किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था, और इसके इसके संचालन के लिए, सहायता के लिए एक, वो जो उसके प्रतिनिधि कांग्रेस के उनके प्रतिनिधियों में से एक समिति का गठन भी किया था। ठीक है, इसके आगे का उद्देश्य क्या होगा, उसे कैसे कांग्रेस का संबंध रहेगा, इन सभी के लिए डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे हम चलते हैं। तो सी आर दास ने ना अपने जो अध्यक्ष थे, कौन सा, इसी आई थिंक 1922 की गया अधिवेशन की अध्यक्षता सी आर दास ने ही किया था। अब भाषण दिए, उस भाषण में क्या कहते हैं? कांग्रेस को श्रमिकों और किसानों के सहयोग करना चाहिए था। कांग्रेस का मतलब एक लक्ष्य ये भी रख देगा कि किसानों का और श्रमिकों का, हालांकि इससे पहले भी लोग करते थे, परंतु यह अब कागजी तौर पे और क्या हो गया, प्रशासनिक तौर पे सहयोग करना चाहिए था, ऐसा उन्होंने भाषण में दिया। और ठीक है, मतलब उच्च आदर्श के रूप में भी इनका, कांग्रेस के उच्च आदर्शों के रूप में भी इसे रखा गया, उसका उनके भाषण से ऐसा प्रतीत होता है। ठीक, आगे चल के ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने का गठन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का कांग्रेस का गठन, जो उस समय का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, जो प्रथम वर्ल्ड वार के बाद जो यूएनओ बना, एक अलग से, इससे पहले क्या बना था? यूएनओ ही बना था ना, तो उसका फिर बाद आगे चल के यूएनओ बना बाद में, द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद। तो उसमें एक और क्या था अब हिस्सा, जो इसका नाम था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसको भारत को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसका? भारत का। ये जो जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, आई थिंक ये आज भी वो कार्यरत है ना, आज भी संचालन में है। चलिए, इस डिस्कशन के आधार पे हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। जो सी आर दास थे, द्वितीय और आई थिंक तृतीय और चतुर्थ के होंगे ना, ठीक है, सी आर दास अध्यक्ष बने थे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। चित्तरंजन दास ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? नहीं, लाला लाजपत राय थे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस ने वर्ष 1922 के गया अधिवेशन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के गठन का स्वागत किया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया। यस, किया। अभी हमने इसका डिस्कशन किया है। तो इस आधार पे हम देखते हैं, हमारा पहला, सॉरी, पहला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, दूसरा केवल सही, केवल बी, केवल बी क्या है? सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, जो एक व्यक्तित्व के बारे में दिया गया, उसका हमें पहचान करना है। निम्नलिखित में से किस मानव जात के लिए, किसने, निम्नलिखित में से किसने मानव जात के लिए एक धर्म, एक जात, एक ईश्वर का आह्वान किया गया था, आह्वान किया गया था?
तो हमें इसमें से पहचान करना है। पहले ऑप्शन है श्री नारायण गुरु, महात्मा गांधी, सहोदरन अय्यप्पन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इन चारों में से हमें एक ऑप्शन चुनना है। चलिए हम जो जो इसके व्यक्तित्व हैं उसकी पहचान करते हैं। तो देखिए 1856 से लेके 1928 तक इनका क्या होते हैं, वो व्यक्तित्व जिए थे। वो हैं 1856 से लेकर के 1928। ये जो है इसके बीच में यह श्री नारायण गुरु क्या थे, एक्टिव रहे बहुत ही काफ़ी रूप से। तो इन्होंने एक सिद्धांत का प्रचार किया था। जो हमारे इसके सही जवाब क्या हो जाएँगे, यही हो जाएँगे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, जो समाज बटा हुआ था ना, वो धर्म और जाति के आधार पर ही बटा था। धर्म, जाति के आधार पे बटा था, आपस में लोग लड़ते थे। तो उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, मानव जात के लिए एक धर्म। इसके लिए एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर। एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर। अगर ये आज भी लागू हो जाए ना, तो देश में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हिंदू, मुस्लिम और जात-पात, छुआ-छूत, सब के सब समाप्त हो जाएँगे। इतना अच्छा इनका विचार था। एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर, ऐसा सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया। उनके एक अनिश्वरवादी अनुयायी, जो ईश्वर में मानते नहीं थे, अनुयायी, जो आगे चल के कौन है? सहोदरन अय्यप्पन। इन्होंने इसी से जुड़े हुए थे। एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर से जुड़े हुए थे। हालाँकि यह अनिश्वरवादी थे। क्या थे? अनिश्वर अनिश्वरवादी थे। यह इन्होंने इसे आगे चल के बता दिया कि इसको थोड़ा-सा और अपडेट किया और इसमें बोला मानव जात के लिए कोई धर्म नहीं। आगे चल के इन्होंने क्या दिया? मानव जात के लिए कोई धर्म नहीं। मानव जात के लिए कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई जाति नहीं और ईश्वर भी नहीं। कोई ईश्वर नहीं। हालाँकि इससे पहले जो श्री नारायण गुरु थे, उन्होंने तो एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर की सिद्धांत प्रतिपादित किया, परंतु जो ये सहोदरन अय्यप्पन थे, ये आगे चल के एक सिद्धांत अलग से उसी में जोड़ दिए। बोले कि अभी क्या होगा, उसको थोड़ा अपडेट कर दिए। मानव जात के लिए ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना ही कोई ईश्वर है। तो है कि अगर ये आज भी लागू हो जाए ना, तो आज समाज के बहुत जो आज क्या बोलेंगे, वो जो रूढ़िवादी सोच है, छुआ-छूत है, जात-पात है, भेदभाव है, करप्शंस है, भाई-भतीजावाद है। साथ-साथ जो आज दंगे होते हैं, हिंदू-मुस्लिम दंगे, ठीक है? हिंदू-मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई-भाई, मतलब ये सब क्या हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा ना, जो दंगे वगैरह हैं, सब समाप्त हो जाएँगे। ओके? तो तो अगर ये एक जो सोच है, ये बहुत ही क्या है, विकसित सोच है। ठीक है? काफ़ी अगर ये लागू हो जाए तो क्या स्वर्ग बन जाएगा धरती। ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं, ये जो हमारे व्यक्तित्व कौन हो गए? श्री नारायण गुरु। आगे चल के हम इसको और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखिए श्री नारायण गुरु ने वर्ष 1903 में केरल की एझावा जात के मध्य, केरल में एक जात थी जो क्या थी? एझावा नाम से जानी जाती थी ना? एझावा, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। एझावा, ठीक है? यह एक जात थी, जिसे क्या था, दलित दलित वर्ग कहा जाता था, निम्न वर्ग का, ठीक है? तो इसी जात के मध्य इन्होंने क्या किया था? एक धर्म परिपालन संघ, धर्म परिपालन संघ, धर्म परिपालन संघ की क्या किए थे? स्थापना किए थे। स्थापना किए थे कब? 1903 में। 1903 में, ये याद रखना है। 1903 में धर्म परिपालन संघ की स्थापना की है। कौन? नारायण गुरु। देखिए जो इसी को शॉर्ट में एसएनडीपी बोलते हैं। आंदोलन की क्या की शुरुआत की है। एझावा एक दलित जात थी जिसे अछूत माना जाता था। इस जात के लोग मुख्यतः ताड़ी बेचने का कार्य किया करते थे। ताड़ी, ठीक है ना? खजूर से जो ताड़ी के पेड़ से निकाला जाता है और फिर उसे बेचा जाता है। ताड़ी बेचने का कार्य किया करते थे। नारायण गुरु ने एझावा जात के लोगों की अनेक समस्याओं के निवारण हेतु प्रयास किए। इन्होंने जो एझावा जात की जो दर्द था, उनके जो मतलब दर्द था, उसके निवारण के लिए अनेक कार्य किए हैं। उन्हीं में से कुछ कार्य इस प्रकार हैं। देखिए, ये जो मांग थी ना,
जो इस आंदोलन के माध्यम से इनके जो डिमांड रखते थे सरकार के समक्ष, यह था सरकार के समक्ष बोले या समाज के समक्ष बोले, देखिए सार्वजनिक विद्यालयों में जो विद्यालय हुआ करते थे वो सार्वजनिक हो, वहाँ पे छात्राओं के परिवेश में कोई भेदभाव ना किया जाए, कोई ऊंच नीच या कोई जात पात का भेदभाव ना किया जाए, सभी को उसमें प्रवेश दिया जाए, उनका यह डिमांड था। और सरकारी सेवाओं के में भर्ती जो हुआ करती थी उसमें भी कोई भेदभाव ना हो, सभी के सभी का भर्ती हो, दलित वर्ग से भी भर्ती हो और अन्य वर्गों से सभी वर्गों को समान रूप से मौका मिलना चाहिए, ऐसा इनको इन्होंने डिमांड रखा। और सड़कों तथा पहुंच और सड़कों पर पहुंच और मंदिरों में भी प्रवेश, यानी कि सड़कों पे लोग चलने से पहले जब दलित वर्ग के लोग आई थिंक जो जो अछूत वर्ग थे, मतलब जिनको समाज ने अछूत वर्ग का दर्जा दिया था, वो लोग जब गांव में प्रवेश करते थे तो वो ढोलक नगाड़े लेके प्रवेश करते थे, ताकि जो अन्य वर्ग के लोग हैं वो लोग हट जाए, रास्ते से क्या हो जाए, हट जाए, उनकी परछाई उनके ऊपर ना पड़े। तो इतना छुआछूत उसमें देश में व्याप्त था, उन्हें समाप्त किया जाए, ये किया जाए, समाप्त किया जाए। और मंदिरों में जो भगवान सबके हैं उन्हें अ, सभी वर्ग के लिए उनके दरवाजे खोल दिए जाएं, कि सब लोग उसमें जाके पूजा कर सके, पूजन अर्चन कर सके। तो उनका सोच बहुत विकसित था। और देखिए जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व था, मतलब देश की प्रशासन था, प्रशासन में भी सबका प्रतिनिधित्व क्या हो, बराबर हो, इसमें सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व बराबर हो, इनका इस तरह से इन्होंने डिमांड रखा था। कौन? श्री नारायण गुरु। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्या है, फ्रीडम फाइटर बोल सकते हैं, सोशल सर्वेंट बोल सकते हैं, या दार्शनिक भी बोल सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि बहुत फेवरेट है ना, कि जो सोच इनकी विचारधारा थी। तो श्री नारायण गुरु हमारे इसे जॉब कर जाएंगे, श्री नारायण गुरु। आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी 1857 के दौरान शुरू किए गए प्रतिज्ञा आंदोलन, प्रतिज्ञा आंदोलन कौन है? प्रतिज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह, कौन सा? विधवा पुनर्विवाह कराने का संकल्प लिया गया। इसे भारतीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा आरंभ की गई, भारतीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा आरंभ किया गया था। इन दो कथनों के आधार पे हमें एक सही ऑप्शन चुनना है। वो ऑप्शन कौन है? हम इसको इस कथन इसके जो फैक्ट है उसको पहले डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके बाद उस फैक्ट के आधार पे हम इसका सही ऑप्शन चुनेंगे। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों जो हमारा ये अगला प्रतिज्ञा आंदोलन है, ये भी एक काफी फेमस आंदोलन है। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो देखिए प्रतिज्ञा आंदोलन चला था, इससे पहले हम तथ्यों को जानते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना, जो ये भारतीय भारतीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा आरंभ की गई थी। देखिए जो इसकी स्थापना हुई थी, जो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 के बाद, उसी के तहत हुई थी यह 1887 में। जो इससे व्यक्तित्व जुड़े हैं, महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे के साथ साथ इसमें जो व्यक्तित्व और जुड़े हैं वो है रघुनाथ राव प्लस रघुनाथ राव। ये हमारी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने इसकी स्थापना में अहम योगदान निभाया था। देखिए जो यह वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समाज सुधार प्रकोष्ठ भी था, मतलब यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अलग लक्ष्य भी था, जो क्या कहते हैं, समाज में भी सुधार करना था। हालांकि क्रांतिकारी आंदोलन देश के जो राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित करना वो तो था ही, प्लस तो सामाजिक सुधार भी करना था, उसी के रूप में यह जाना जाता है। देखिए इसका प्रथम सत्र दिसंबर 1887 में हुआ था। प्रथम सत्र कब हुआ था? दिसंबर 1887 में हुआ था। एक बात बता दी आपको, कहाँ पे हुआ था? मद्रास में, मद्रास में हुआ था। और देखिए जो इसका जो था ना, ये सम्मेलन हुआ करता था, यह सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सहायक सम्मेलन के रूप में भी उसी स्थान पर हुआ करता था जहां पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ करता था। उसी स्थान पे जब उसका सम्मेलन समाप्त होता था, वहीं पे उसी जगह पे महादेव गोविंद रानडे और अन्य इसके प्रतिनिधि उपस्थित होते थे और समाज सुधार के रूप में क्या करते थे? शपथ लिया करते थे, उसमें कार्य किया करते थे। देखिए इसका वार्षिक आयोजन वहीं पे होता था, ये तो हमने बता दिया। साथ ही साथ जो सामाजिक सुधार का ध्यान केंद्रित किया जाता था, उसी स्थान पे सामाजिक सुधार का ध्यान केंद्रित किया जाता था। सामाजिक सुधार के नाम में भी ऐसे मालूम चलता है, सामाजिक सुधार। ओके, अब देखते हैं। देखिए इस सम्मेलन में अंतर जाति विवाह
अंतरजातीय विवाह का क्या देता था? समर्थन दिया जाता था। कुलीनवाद, बहुविवाह। कुलीनवाद, बहुविवाह। कुलीनवाद और बहुविवाह प्रथा जो प्रथा था, इसका क्या किया उन्होंने? विरोध किया, विरोध किया। बाल विवाह भी इसी में आ जाएगा, बाल विवाह। हालांकि जो सती प्रथा था 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पे क्या करते थे? रोक लगा दिया था सती प्रथा, तो वो पहले ही उसका उन्मूलन हो चुका था। ठीक है, तो बाल विवाह, सती प्रथा नहीं, कुलीन प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, आज का लोग क्या करते थे? विरोध कर देते हैं। इसके अंतर्गत ही लोगों को बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की शपथ भी लिया जाता था। लोग इसमें शपथ लेते हैं कि बाल विवाह हम लोग नहीं करेंगे, यानी कि जो इसमें प्रतिनिधि हैं वो तो नहीं करेंगे, साथ ही साथ लोगों को प्रेरित भी करेंगे कि बाल विवाह ना करें। हालांकि बाल विवाह अभी भी हमारे समाज में व्याप्त है। मेरे गाँव में मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, लड़कियों का उम्र लोग जानबूझ के ज़्यादा बताते हैं, जानबूझ के ज़्यादा बताते हैं। जब पढ़ने भी जाती है तो वहाँ पे लोग उसका उम्र उतना ही रखते हैं, और समाज जो आधार कार्ड वगैरह में भी उसका संशोधन करा के लोग बढ़वा देते हैं, बढ़वा करके जल्दी शादी करके खदेड़ देते हैं। खदेड़ना उनका ऐसा मकसद होता है, यानी हालांकि ये बहुत गलत है, ये बाल विवाह के तहत ही आएगा ऐसा। ठीक है, अभी भी हमारे समाज में ये क्या है? बाल विवाह व्याप्त है। इसका उन्मूलन करना बहुत ही जरूरी है। जितना लड़कों को जितना अधिकार दिया जाता है, उतना लड़कियों को भी उसमें क्या बराबरी का अधिकार है। चलिए हम उस पे नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार बाल विवाह को लोग ना करने का प्रतिज्ञा लिया करते थे। इसी प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा आंदोलन के रूप में जाना गया। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा आंदोलन के रूप में जाना गया। तो चलिए हम ये जो तथ्य हमने देखा है, इस तथ्यों के आधार पे हम अपने इसका डिस्कशन करते हैं। इसमें आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह कराने का संकल्प लिया गया था। इसका विधवा पुनर्विवाह कराने का संकल्प लिया गया था। विधवा पुनर्विवाह, हम लोग बहुविवाह पढ़े हैं ना, बहुविवाह जिसमें क्या होता है? बहुविवाह एक कई पत्नी प्रथा थी, मतलब कई पत्नियों से लोग शादी करते थे। तो यह इसका चर्चा की है, कुलीनवाद का चर्चा की, बाल विवाह का चर्चा की, लेकिन विधवा पुनर्विवाह का चर्चा नहीं की है ना। तो इस आधार पे हम इसको गलत कह सकते हैं, ये वो इससे संबंधित नहीं है। और और लेकिन विधवा पुनर्विवाह तो हो सकता था ना, क्योंकि सती प्रथा तो समाप्त हो गया था। इसका मतलब विधवा पुनर्विवाह उसके बाद हो सकता था। इससे पहले विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी आया था ना, आई थिंक 1856 के आसपास विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी आया था। ठीक है, तो याद रखना, जिससे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जुड़े हुए हैं ना। देखिए, तो ये सही हो गया। दूसरा, इसे भारतीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा आरंभ किया गया था। भारतीय सामाजिक सम्मेलन द्वारा आरंभ किया था। यस, भारतीय सामाजिक सम्मेलन जिसका गठन महादेव गोविंद रानडे ने किया था, रघुनाथ राव भी उसमें एक शामिल थे। तो इन लोगों ने किया था, और यस, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला गलत हो जाएगा, इस आंदोलन में विधवा पुनर्विवाह नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमें क्या चुनना है? सही ऑप्शन चुनना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल बी, केवल बी। अब हम चलते हैं आगे। तो आशा करता हूँ आप इस जो प्रतिज्ञा आंदोलन है, ये आपके लिए आई थिंक नया रहा होगा। आई थिंक आप रूबरू नहीं रहेंगे, अगर होंगे भी तो ठीक है, आप प्रश्न को पाँच करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप अनुभवी होंगे, पढ़े होंगे, मतलब पहले इससे पहले पढ़ चुके होंगे, तो फिर इस वीडियो का 1.25 या 1.50 अपनी सुविधा अनुसार स्पीड बढ़ा कर देखिएगा। ठीक है, बढ़ा कर ही देखिएगा कि समय का बचत करना है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें है, गुरुवायूर सत्याग्रह, गुरुवायूर सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा ये प्रश्न है, यह गुरुवायूर सत्याग्रह के संदर्भ में ही, उसी के संदर्भ में हमें सोचना है, अपना ऑप्शन का सही जवाब देना है। यह दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति दिलाने वाला आंदोलन था। अनुमति दिलाने वाला आंदोलन था। यह आंदोलन ब्रिटिश कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी आरंभ हुआ था। चलिए, दो दो कथन दिए हैं, उन दोनों कथन के आधार पर हम क्या करेंगे? इसका ऑप्शन चेक करेंगे। चलिए, जो गुरुवायूर सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए, जो गुरुवायूर सत्याग्रह है, यह चला हुआ शुरू हुआ था 1931-32 में। तो 31-32 का नाम सुनते ही याद आ गया हो ना, ये दांडी यात्रा 1930 में चला था ना। और कब? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था दांडी यात्रा। कहाँ से? गांधी जी ने कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरू किया था, अपने 78 अनुयायियों के साथ कहाँ तक? दांडी तक गए थे, और 6 अप्रैल 1930 को वहाँ पे नमक लेकर के नमक कानून का उल्लंघन किया था। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। ओके,
तो ये उस समय का बात है और इसमें द्वितीय गोलमेज और तृतीय गोलमेज भी 1931-32 में क्रमशः चला था, हुआ था लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में, ये याद रखना है। चलिए हम इसके उधर नहीं जाएंगे, हमारा डिस्कशन बदल जाएगा, इधर हम इस पे आते हैं। गुरुवायु सत्याग्रह 1931-32 में हुआ था, कहाँ पे? त्रिशूल जिला में। जिला कौन था? त्रिशूल। कहाँ पे? केरल में। केरल में, वो आज के केरल बेल है सॉरी केरल है, और उसमें क्या था? मालाबार तट, सॉरी अभी भी मालाबार तट है, और आधुनिक समय में केरल ही है, उसी का भाग था, एक जिला था त्रिशूल। उसी का एक जगह था जिसका नाम था पोन्नानी ताल्लुक। ठीक है, हम उधर नहीं जाएंगे, मालाबार में ठीक है, मालाबार में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मालाबार। मालाबार प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ हो जाएगा। देखिए मालाबार का क्या था, वर्तमान केरल का हिस्सा है ये सब, वहीं पे इसकी आरंभ हुआ था। ओके, देखिए जो यह गुरुवायूर मंदिर के दलितों को प्रवेश के अधिकार दिलाने हेतु प्रारंभ किया था, दलितों को मंदिर में प्रवेश के दिलाने के लिए, दलितों को दिलाने हेतु। आज भी एक मंदिर है ना केरल में, ये है ना सबरीमाला टेम्पल, वहां पे इसको महिलाओं का प्रवेश वर्जित है ना, कुछ कुछ मतलब जैसे कुछ उम्र के बीच की महिलाओं को प्रवेश में वर्जित है। ठीक है, तो ये याद रखना, वो सबरीमाला टेम्पल है। देखिए ये उसमें लग रहा है केरल में ना, आज जो भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है केरल, आई थिंक टॉप पे है ना, टॉप पे है। उस समय नहीं रहा होगा, हालांकि था भी, उस समय भी था, पर देखते हैं। देखिए तो यह किसके लिए आरंभ किया गया था? गुरुवायूर मंदिर में, मंदिर था वो गुरुवायूर, उस मंदिर में दलित वर्ग को क्या करने के लिए? प्रवेश दिलाने के लिए, मतलब सभी के लिए प्रवेश दिलाने के लिए ही यह आंदोलन शुरू हुआ था। तो और देखते हैं आगे, तो इसके नेतृत्व करता थे ना के कलप्पन थे, के कलप्पन। ये कलप्पन थे, इन्होंने इस आंदोलन की क्या किए थे? शुरुआत किए थे, आई थिंक बोलेंगे तो स्थापना ही किए थे। क्योंकि जिन्होंने 12 दिन तक क्या किया? आमरण अनशन किए, और उसके बाद महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर, महात्मा गांधी भी गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर इन्होंने अपना अनशन तोड़ा, उपवास अनशन तोड़ा। देखिए ये कलप्पन को केरल के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, तो केरल के गांधी, याद रखना, केरल के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, किनको? एक कलप्पन को। चलिए हम आगे चलते हैं। अछूतों एवं दलितों के लिए जब भीमराव अंबेडकर जी का भारतीय राजनीति में क्या हुए? उदय 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 हुआ, तो उन्होंने दलितों के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। तो अछूतों एवं दलितों को याद रखना ना, बी आर अम्बेडकर, हालांकि ये भी एक दलित वर्ग से थे। दलितों को सार्वजनिक कुओं और तालाबों से पानी लेने का अधिकार दिलाने हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महान सत्याग्रह शुरू किया था, महाड़ सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक है, किससे? तालाबों से पानी लेने के लिए और कुओं से। तालाब प्लस कुआं, इनसे पानी भरने के लिए। ठीक है, उसमें जो उस समय थे, जो ब्राह्मणवादी लोग थे, उन लोग तालाबों और कुओं से भी दलित वर्गों के पानी निकाले नहीं दिया करते थे, उसका कुछ समय फिक्स था, उसी समय वो लिया करते थे और भी मना कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था, सत्याग्रह शुरू किया था। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो ये याद रखना है, कौन है? तालाब और कुओं से पानी भरने के लिए उनको अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन शुरू किया था, जिसे महाड़ आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। ओके, महाड़ आंदोलन, ये भी याद रखना है, महाड़ आंदोलन। चलिए हम इस अपने डिस्कशन के आधार पे जो ये अपना प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, यह दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति दिलाने का आंदोलन था। हमने अभी अभी डिस्कशन किया, गुरुवायूर सत्याग्रह कहाँ पे? केरल में हुआ था, परंतु इससे जुड़े कौन थे? हम बी आर अम्बेडकर। कौन? यह दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने की अनुमति दिलाने वाला आंदोलन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, यह आंदोलन ब्रिटिश कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आरंभ हुआ था। कहाँ पे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। हालांकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी किधर है?
बम्बई, महाराष्ट्र, ये गुजरात वाला रीजन था ना, तो इसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी शामिल नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, वो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में था। कहाँ पे था? मद्रास प्रेसिडेंसी में था, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नहीं था, मद्रास प्रेसिडेंसी में था, तो इस तरह पे ये गलत हो जाएगा। तो हमारे देखते हैं दोनों गलत हो जाएगा, एक और दो दोनों गलत है, ना तो एक ना ही दो, दोनों गलत। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में, औपनिवेशिक इतिहास के संदर्भ में जब ब्रिटिशर्स का क्या था, भारत कॉलोनी था, इस संदर्भ में स्टेची आयोग, स्टेची आयोग, याद रखना इसे, स्टेची आयोग, वुडहेड आयोग का गठन किया गया था। अकाल से राहत के लिए निवारक उपायों का सुझाव देने हेतु, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करने हेतु, राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप सेंसरशिप लागू करने हेतु, भारत के राज्य सचिव की शक्तियों को परिभाषित करने हेतु, शक्तियों को परिभाषित करने हेतु। चलिए हम इस पे किसको, स्टेची आयोग या वुडहेड आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके तथ्यों को जानेंगे और फिर तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न की क्या करेंगे, सही जवाब देने का कोशिश करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने इस तथ्यों को डिस्क्राइब करते हैं। देखिए, कंपनी ने अकाल की समस्याएं जो भारत में उसमें व्याप्त थी, जो अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, भारत का जो कृषि पद्धति थी उसे नगदी पद्धति में बदल दिया था। जो उस समय की भारत की जो कृषि पद्धति क्या थी, उपभोग प्रधान हुआ करती थी। जो यहाँ के कृषक थे वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप फसल उगाया करते थे। अब वो ब्रिटिशर्स के अनुरूप फसलों का उगाया करते थे, जो नगदी फसलें थी, गन्ना, कपास वगैरह, जिस जो वहाँ पे उद्योग धंधों में जरूरत थी, कहाँ के ब्रिटेन के उद्योग धंधों में जरूरत थी कच्चे माल के रूप में, उन्हीं को ही उगाया करते थे। तो इस तरह से अब देश में एक के बाद हर एक दशक में क्या बड़े से बड़े अकाल आते थे, जिसमें लाखों लोग मर जाया करते थे, लाखों लोग क्या होते थे, उस अकाल के पीड़ित हो जाया करते थे। ठीक है, तो इस तरह से अकाल आना शुरू हो गए। उन अकाल की समस्याओं और अकाल से राहत के उपायों पर ब्रिटिशर्स ने कभी अधिक ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस पर ध्यान किसको देना था, ब्रिटिशर्स का ही हाथ में आ गया था। यहाँ के जो खाद्यान्न और समस्याएं थी उसका और भरपाई किसको, ब्रिटिशर्स को ही करना था, चाहे वो जिस तरह से भी करे, क्योंकि अब वो उन पर निर्भर हो गए थे। तो उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनके पास अकाल की समस्याओं से निपटने हेतु ना ही कोई प्रशासनिक ढांचा था। जो अकाल आया करते थे उससे उनको निपटने के लिए कोई प्रशासनिक ढांचा भी नहीं था, और न ही कोई अनुभवी कर्मचारी भी थे। ठीक है, तो कंपनी ने अकाल से प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान करने हेतु अलग अलग क्या बनाए, अलग अलग आयोग गठित करते थे। फिर गठित आयोग का भी रिपोर्ट आता था, उस पर भी कोई आधे मन मधुर मन से कार्य करते थे। तो इस तरह से एक के बाद एक अकाल आना शुरू हुआ और उन्होंने क्या किया, अलग अलग कमेटियां गठित करते थे। तो हम बात करते हैं 1880 के अकाल के बाद, ऊपर से लिखना शुरू करते हैं, इसमें ज़्यादा लिखना है। 1880 का समय है, इसमें क्या पड़ा, अकाल पड़ा। अकाल पड़ा, तो उस अकाल के बाद उन्होंने क्या किया, एक अकाल आयोग का गठन किया, जिसे किसका, प्रथम अकाल आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रथम अकाल आयोग के नाम से जाना जाता है। यह 1876-78 के अकाल के पश्चात ये गठित किया गया था। इसी को रिचर्ड स्ट्रेची रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में गठित किया गया था ना। अध्यक्षता कौन थे, रिचर्ड स्ट्रेची, रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में यह समिति गठित किया गया था। ठीक है, तो इसने वर्ष 1880 में अपना प्रतिवेदन, अपना रिपोर्ट क्या हुआ, प्रस्तुत किया। इसने अकाल राहत नीति के सामान्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, यानी अकाल संहिता, अकाल संहिता। ठीक है, अकाल संहिता के नाम से अपना रिपोर्ट प्रतिपादित किया और उसमें राहत हेतु निवारक और सुरक्षात्मक उपायों का सुझाव दिया। ठीक है, निवारक मतलब अकाल आए ही ना, निवारक निवारक निरोध कानून होता है, निवारक निरोध ना, यानी कि क्या घटना, किसी घटना घटित होने से पहले उसका अंदाजा लगा ले और उससे घटना घटने से रोक दे। ठीक है, उसी को बोलेंगे निवारक निरोध। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसने अपना सुरक्षात्मक उपाय का सुझाव दिया। आगे चल के 1898 में, कब, 1898 में द्वितीय अकाल आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। द्वितीय अकाल आयोग का गठन हुआ। देखिए, जो 1896 और 97 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था उसमें भी देश में, तो परिणाम स्वरूप जेम्स लायल की अध्यक्षता में, जेम्स लायल, याद रखना है, जेम्स
जेम्स लायल की अध्यक्षता में द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अधिकांशतः पहले ही सिफारिशों का समर्थन किया। जो जो पहले इससे पहले रिचर्ड स्ट्रेची ने जो अपनी प्रथम अकाल आयोग का जो रिपोर्ट जारी की थी, उसी का इन्होंने क्या किया था, इसमें समर्थन किया और मुफ्त राहत अनुदान किए मुफ्त राहत अनुदान राहत अनुदान की व्यवस्था करने की अनुशंसा की। किससे? सरकार से अनुशंसा की और भू राजस्व में क्या की? भू राजस्व में छूट देने का भी इन्होंने क्या किया? प्रबंध करने की व्यवस्था की सरकार से गुंजाइश की और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देने का भी इसने अनुशंसा की। ठीक है, आगे चलते हैं। 1901 में, कब? 1901 में तृतीय अकाल आयोग गठित किया गया। अकाल आयोग, तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया। देखिए, आयोग आया, ठीक है, तो उसमें 1899 और 99 और 100 के पास 1899 और 99 के बीच 1899 और 99 के बीच में अकाल पड़ा था। उसके फलस्वरूप 1901 में एंटनी मैकडॉनेल देखिएगा 1901 एंटनी मैकडॉनेल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। तृतीय अकाल आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने अकाल से पीड़ित लोगों की मदद करने हेतु सच्चे प्रयासों और अकाल की भनक लगने के तुरंत बाद उनकी सहायता करने की इच्छा शक्ति का निर्माण करने की नैतिक रणनीति पर बल दिया। यानी कि जब अकाल घटित हो, अकाल पड़े, या अब ऐसा लगता है कि अकाल पड़ने वाला है, उससे पहले ही एक सुरक्षात्मक नीति बनाया जाए। ठीक है, एक सुरक्षात्मक नीति बनाया जाए और इसे दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमें अकाल नहीं आने देना है, सरकार को इसे लड़ना है। तो ऐसा इच्छा शक्ति क्या विकसित किया जाए, किसके बीच? ब्रिटिशर्स के बीच। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, उन प्रशासन की जो प्रशासन संबंधित लोग थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको उनके अंदर इच्छा शक्ति हो, ठीक है, एक मजबूत इच्छा शक्ति हो। इस आयोग ने ऐसा भावा हुआ कि सरकार इसे नहीं चाहती है, सरकार नजरअंदाज करना चाहती है। तो ठीक है, उसने इसने सुझाव दिया। इस तृतीय अकाल आयोग ने सरकार को सुझाव दिया कि क्या एक दृढ़ इच्छा शक्ति हो, किसकी? आपकी सरकार की, कि हमें अकाल से लड़ना है और अकाल नहीं आने देना, अकाल आने से पहले ही उसे समाप्त करने की कोशिश करना है। देखिए, और 1844 और 43 के बंगाल अकाल आया था ना, बंगाल में। देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो 1844 और 43-44 के बीच में आया था। ध्यान दीजिएगा, 1843-44 में आया था बंगाल में अकाल आयोग। उसी के वुडहेड आयोग का गठन किया गया। वुडहेड आयोग इसी को बोलते हैं, वुडहेड आयोग। देखिए, वुडहेड आयोग का गठन किया गया था। किसने? अखिल भारतीय खाद्य परिषद का सृजन हुआ। इसी की रिपोर्ट के आधार पर अखिल भारतीय खाद्य 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 परिषद परिषद का क्या हुआ? गठन हुआ, सृजन हुआ। और एकाधिकार खरीद, जो सरकार की एकाधिकार वो क्या था? खरीद व्यय था, उसपे एकाधिकार था और उचित मूल्य की दुकानों की श्रृंखला के माध्यम से वितरण। यानी कि सर, जो खरीद होता था वो सरकार खुद खरीदे, यानी उसपे सरकार का क्या हो? एकाधिकार हो। और उचित मूल्यों की दुकान, जो आज होता था ना, सस्ते गल्ले की दुकान, जो जहाँ पे राशन व्यवस्था मिलता है, राशन मिलता है, उसका उसी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाए, ऐसा इसने सुझाव दिया। तो सुझाव में यह अखिल भारतीय खाद्य परिषद के गठन किया गया और सरकार का एकाधिकार हो गया। अब सरकार खुद अनाज किसानों से खरीदा करती थी और वह सस्ते गल्ले दुकान के माध्यम से उसका लोगों के बीच वितरण किया करती थी। तो इस आधार पर हम देखते हैं, जो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा सही। हमारा पूरा डिस्कशन का बिंदु ही वही था, अकाल से राहत के लिए निवारक उपायों का सुझाव देने हो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने अब नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अ, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में। कहाँ पे सिंह सभा आंदोलन कहाँ पे चलेगा? पंजाब में चलेगा ना। सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही नहीं है? सॉरी, कौन सा सही नहीं है? इसने ईसाई धर्म प्रचारकों को धार्मिक पुनरुत्थानवादियों के द्वारा धर्मांतरण का विरोध किया।
ठीक है, धर्मांतरण से संबंधित है ना। दूसरा, इसके द्वारा संपूर्ण पंजाब में खालसा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की एक नेटवर्क की स्थापना की गई। इसने पश्चिमी प्रभाव से सिख सिद्धांतों की रक्षा करने हेतु आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार किया। ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार, यानी कि अगर 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 बहिष्कार करेंगे तो इसका मतलब रूढ़िवादी होगा सीधे। अगर नहीं करते हैं तो आई मीन आधुनिकीकरण चाहते हैं। ओके, देखिए, अकाली आंदोलन सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने हेतु सिंह सभा आंदोलन की एक प्रशाखा थी, मतलब इसी के निहित अंतर्गत निहित थी। ये हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो सिंह सभा आंदोलन थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? हम इस मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, फिर इसको इरेज कर दूंगा। ये हो जाएगी कब? 1873 में। 1873 में सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत होती है पंजाब अमृतसर में। कहाँ पे? अमृतसर में। और देखिए, इसका उद्देश्य क्या था? जो सिख समुदाय के लोग थे, उनमें आधुनिक शिक्षा के माध्यम से पाश्चात्य जो प्रबोधन थे, इनलाइटमेंट थे, का लाभ प्राप्त करना था। मतलब आधुनिकीकरण करना था। जो उसकी क्या थी? पाश्चात्य कंट्री से जो शिक्षा था, ठीक है, जो उसके आधुनिकीकरण था, उसको सिख समुदाय में भी क्या करना था? पहुंचाना था। ओके, दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ना आधुनिकीकरण, मैं लिख दे रहा हूँ आधुकरण। दूसरा, अब देखिए, इसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू पुनरुद्धारवादियों की धर्मांतरण गतिविधियों पर विरोध करना था। धर्मांतरण का क्या करना था? विरोध करना था। धर्म उसमें ईसाई मिशनरी क्या थे? बहुत एक्टिव थे ना। ईसाई मिशनरी बहुत एक्टिव थे। साथ ही साथ वो जो जिसमें सांप्रदायिक दंगे भी हो रहे थे, तो उसमें हिंदू मुस्लिम भी काफी ज्यादा चल रहा था। ओके, दूसरा, संपूर्ण पंजाब में खालसा विद्यालयों और महाविद्यालयों, कौन सा? खालसा खालसा विद्यालयों, क्या करना था? एक चैन बनाना था, स्थापना करना था, नेटवर्क बनाना था। और अकाली आंदोलन अकाली आंदोलन चला था ना, अकाली आंदोलन सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से क्या करना था? मुक्त कराने हेतु सिंह सभा आंदोलन की एक प्रशाखा थी। यस, शाखा थी। ओके, 1921 में अकालियों ने महंतों के विरुद्ध क्या किया? अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया था। अकालियों ने क्या किया था? अहिंसक सत्याग्रह शुरू किया था, जिसमें जो देश के अलग अलग जो गुरुद्वारे होते हैं, उन पे उनका कब्जा था। और वो, देखिए, इन जो महंत थे, ये जो गुरुद्वारों पे कब्जा कर रहे थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। उन्होंने क्या किया था? जब 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें जो गवर्नर जनरल इसके लिए दोषी था, उसको उन्होंने बुला के सम्मानित किए। ठीक है, सम्मानित किए और उसको उचित ठहराया, अच्छा बोला। ये ऐसे थे, देश की जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, उसका वो विरोध करते थे। राष्ट्रवादी आंदोलन था, उसका विरोध करते थे। जो महंत थे, यानी कि गद्दार बोल सकते हैं सीधे सीधे, ये लोग गद्दार थे। ठीक है, तो उसका अकाली आयोग ने उसका सॉरी अकाली दल ने उसका विरोध किया, उसका अहिंसात्मक रूप से सत्याग्रह किया। और आगे चल करके एक गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ। 1922 में गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत, जिसे बाद में संशोधित भी किया गया। तो अकाली आंदोलन एक क्षत्रिय आंदोलन था, किंतु यह एक सांप्रदायिक आंदोलन नहीं था। जो अकाली आंदोलन था, ऐसा नहीं बोल सकते कि वो केवल धार्मिक आंदोलन था, सिख आंदोलन केवल था, परंतु धार्मिक नहीं बोल सकते, धार्मिक आंदोलन नहीं था। ठीक है, ओके, चलिए, हम अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह देखते हैं, हमारे जो ईसाई धर्म प्रचार को पुनरुत्थानवादियों ने धर्मांतरण द्वारा का विरोध किया। यस, विरोध किया। इसके द्वारा संपूर्ण पंजाब में खालसा विद्यालयों और महाविद्यालयों का नेटवर्क की स्थापना की गई। यस, की गई। इसने पश्चिमी प्रभाव से सिख सिद्धांतों की रक्षा करने हेतु आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार किया। ऐसा हमने नहीं किया, उन्होंने बल्कि आधुनिकीकरण, मैंने यहाँ पे लिखा ही आधुनिकीकरण चाहते थे। सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और डी, अकाली आयोग की सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराने हेतु सिख सभा आंदोलन की एक प्रशाखा थी। यस, ऑब्वियसली थी, दोनों जाके में जुड़ गए थे। ओके, तो इस तरह से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? तो ये पहला, दूसरा और चौथा क्या है? सही है। तीसरा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ विशिष्ट व्यक्ति दिए हुए हैं, और उनके विशिष्ट व्यक्ति के और उनके प्रचलित नाम भी दिए हुए हैं। प्रचलित नाम भी दिए हुए हैं, ठीक है, जो अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं। हम उसमें देखते हैं, सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू, तिरुमाम्बू, इनको सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरल के नाम से भी जाना जाता है। इनको, जो ये व्यक्ति हैं, सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू, इनको
सिंगिंग स्वॉर्ड ऑफ केरल के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख लोकवादी, लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। तीसरे जो है ईवी रामास्वामी, इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ईवी रामास्वामी। तो इन तीनों नामों के और उनके जो टाइटल्स है उसके आधार पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से हमें क्या करना है, एक ऑप्शन चुनना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों तीनों बिंदु दिए हुए हैं नाम, इन तीनों बिंदुओं के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तित्व जो दिए हुए हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कथनों को जान लेते हैं, फिर कथन के आधार पर इसका सही ऑप्शन चुनेंगे। देखिए, जो ये रामास्वामी है इनके बारे में बात करते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? इरोड़ वेंकटप्पा रामास्वामी। इसमें मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा क्या टफ है, तो ये ऐसे देख लीजिए। तो इरोड़ वेंकटप्पा रामास्वामी यह आमतौर पर पेरियार या थंथई पेरियार, पेरियार थंथई पेरियार नाम से जाना जाता है। ओके, ये पेरियार नाम से जाना जाता है इनको। और यह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे, राजनेता थे। क्या कहते हैं? भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे प्लस राजनेता थे। ओके, ये याद रखना है, राजनेता थे। साथ ही यह आत्मसम्मान आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ी कड़गम, ये जो शुरू किए थे ना, आत्मसम्मान आंदोलन प्लस द्रविड़ द्रविड़ कड़गम। ठीक है, इसका मुझे इसका पता नहीं, पता क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, द्रविड़ कड़गम की क्या कहते हैं, शुरुआत किए थे। तो उन्होंने द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें द्रविड़ आंदोलन के क्या माना जाता है? जनक के रूप में, द्रविड़ आंदोलन के जनक। द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ईबी रामा स्वामी, और इन्हें पेरियार भी कहा जाता है, पेरियार नदी भी है ना वहां बहती है। तो ये ईबी रामा स्वामी आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कड़गम की शुरुआत की थी। उन्हें द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्हें तमिलनाडु में ब्राह्मणवादी प्रभुत्व था ना, तमिलनाडु में उसने ब्राह्मणवादी प्रभुत्व क्या था, कायम था। और लिंग एवं जातिगत असमानताओं के खिलाफ क्या कहते हैं, इन्होंने विरुद्ध किया, विरोध सॉरी विद्रोह किया था। ओके, तो ब्राह्मणवादी जो उनका व्यवस्था था उसके खिलाफ, और जो लिंग और जातिगत भेदभाव था उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। अब आगे चलते हैं हम गोपाल हरि देशमुख के बारे में बात करें। गोपाल हरि देशमुख, देखिए जो गोपाल हरि देशमुख है यह एक भारतीय कार्यकर्ता थे, विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी से कार्यकर्ता थे, किसके? भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता प्लस विचारक थे, दार्शनिक थे, विचारक थे, और क्या थे? समाज सुधारक थे। ठीक है, और लेखक भी थे, लेखक भी थे। अब देखिए महाराष्ट्र के देशमुख ने 25 वर्ष की उम्र में ही, 25 वर्ष की आयु से ही यह क्या कर रहे थे, समाज सुधार के क्षेत्र में कार्य क्या हुआ है, समाज सुधार के क्षेत्र में यह कार्यशील हो गए, उसमें कार्य करने लगे। उनका एक उद्देश्य ही बन गया था। उसी उद्देश्य से मराठी साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर, ये याद रखना, कौन सा? प्रभाकर। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या प्रभाकर नामक एक पत्रिका, किसमें? मराठी, प्रभाकर इसमें मराठी में पत्रिका का ये संपादन करते थे। प्रभाकर नामक पत्रिका क्या कहते थे? संपादन करते थे। और इसके अंदर लोकहितवादी उपनाम से लेख लिखा करते थे। लोकहितवादी, लोकहितवादी। लगभग 2 साल में इन्होंने 200 से अधिक, सॉरी 108 से भी अधिक लेख लिखे। इसके लोकहितवादी नाम से उनकी उसमें लेख छपता था, किसमें? प्रभाकर नामक पत्रिका में। तो अब आगे चल के इनकी जो साहित्य है ना, मराठी साहित्य है, लोकहितवादी शतपत्रे, जो ये इससे जाना जाएगा लोकहितवादी और हित शतपत्रे के नाम से भी जाना गया। ठीक है, लोकहितवादी शतपत्रे। ओके, तो ये याद रखना है, लोकहितवादी, लोकहितवादी शतपत्रे के नाम से भी जाना जाता है। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये अब आगे चलते हैं, जो हमारे पहले हैं सुब्रमण्यम तिरुमाम्बू, तिरु
माम्बू के बारे में बात कर लें। देखिए जो यह थे, यह गुरुवायूर जो आंदोलन चला था ना, गुरुवायूर मंदिर था, उस मंदिर में प्रवेश के लिए, दलितों के प्रवेश के लिए आंदोलन में यह जुड़े थे, तिरुमांबू जी। ठीक है? उसमें यह भी ये शामिल थे और उन्होंने अपने 16 स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं, जो स्वयंसेवी कार्यकर्ता थे, समाज सुधार के क्षेत्र में कार्यरत थे, उनके एक जत्थे के नेतृत्व में सिंगिंग स्वार्ड ऑफ केरल के क्या किए थे? स्थापना किए थे, नाम से प्रसिद्ध हो गए। जो एक जत्थे को लेकर चल रहे थे, उस जत्थे को क्या नाम दिया गया? सिंगिंग स्वार्ड ऑफ केरल। ये याद रखना है। सिंगिंग स्वार्ड ऑफ केरला, केरल। सिंगिंग स्वार्ड ऑफ केरल के नाम से फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। इन स्वयंसेवकों में से निम्न जात के हरिजन से लेके, जो इसमें स्वयंसेवक शामिल थे, इसमें निम्न जात हरिजन से लेकर के और उच्च जात शंबूदरी, नंबूदरी, मतलब हरिजन और नंबूदरी कोई उच्च जाति रहे होंगे। ठीक है? नंबूदरी से लेकर भी उच्च जात तक भी इसमें लोग क्या होते थे? शामिल होते थे। किसमें? तिरुमांबू नरसिंह स्वार्ड ऑफ केरल में। जो ये जत्था चल रहा था उसमें शामिल होते गए और ये कहाँ चले गए? गुरुवायूर मंदिर में जाएंगे और उसमें प्रवेश करेंगे और प्रवेश होकर उसमें जो दलित वर्ग है उनको भी प्रवेश की अनुमति दिलवाने का कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करें, किएंगे, कूच किए उधर। ठीक है? तो चलिए हम जो जो डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के आधार पे अपने जो प्रश्न है उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सुब्रमण्यम तिरुमांबू, अभी हमने देखा इसका सिंगिंग स्वार्ड ऑफ केरल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरे, गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, यस, गोपाल लोकहित देशवादी नामक से पत्रिका क्या करते थे? लेख लिखा करते थे। किसमें? अपने प्रभाकर नामक पत्रिका में, जो आगे चल के लोकहितवादी शतपत्रे नाम से भी जाना जाता है, जो इनके लेख हैं, जो इनके साहित्य है। तो और देखिए, ये भी सही है। ईवी रामास्वामी पेरियार, ये देखिए, ये द्रविड़ आंदोलन के जनक भी इन्हें कहा जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, आंदोलन थे। आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कड़गम आंदोलन से भी यह जुड़े हुए थे और इन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तीनों के तीनों क्या है? सही हैं। चलिए, इस आधार पे हमने क्या इन तीनों के व्यक्तित्व के बारे में जाना और कुछ बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। हालाँकि अभी एक प्रश्न और लग रहा है। प्रश्न है, मेरा अगला प्रश्न है, देखिए यही लास्ट प्रश्न है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, हालाँकि जानकारी मिल रहा है, तो आप इंटरेस्टिंग रूप से देखते रहिएगा। इंटरेस्टिंग ज़रूर लग रहा होगा आपको। देखिए, प्रश्न है, स्त्री धर्म नामक पत्रिका, स्त्री धर्म नामक पत्रिका जिसके द्वारा 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय महिला अधिकारों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रयास किया गया था, प्रकाशित की गई। किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो स्त्री धर्म नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई, इसी भी हमें चर्चा करना है। चलिए, इसके संबंधित तथ्यों को हम जान लेंगे, फिर तथ्यों के आधार पर अपने इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो स्त्री धर्म नामक पत्रिका थी, इस पत्रिका का संपादन किसने किया था? WIA, किसने किया था? WIA, वुमेन इंडियन एसोसिएशन, वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन। ठीक है? इसका फुल फॉर्म है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन या भारतीय महिला संघ, भारतीय महिला संघ। याद रखना है, भारतीय महिला संघ, इसकी जो संस्थापना, इसके आगे कार्य हैं, अभी हमें डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले हम स्त्री धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ष 1918 और 1936 के बीच में की गई थी स्त्री धर्म। देखिए, जो पत्रिका का जो द्वारा वर्ष 1918 से 1936 के दौरान प्रकाशित की गई थी, 1900 प्रकाशित की गई थी। इसमें जो इस पत्रिका ने उस अवधि में भारतीय महिला अधिकार आंदोलन की आवाज बनने का प्रयास किया। ओके, आंदोलन में महिला के लिए आंदोलन का आवाज बनने का प्रयास किया। ठीक है? इस आंदोलन में महिलाओं का आवाज बनने का प्रयास किया गया। इसने भारतीय में महिलाओं के सामने आने वाले राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों का समाधान खोजने के साथ-साथ विश्व भर में महिलाओं की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया। जो महिलाएँ इससे प्राचीन से लेकर अब तक जितनी भी महिलाएँ प्रसिद्ध हुई थीं, उनके व्यक्तित्व को महिलाओं के सामने रखा जाता था, ठीक है? जो देश के उसमें व्याप्त कुरीतियाँ थी, उनके सामने उनको पेश किया जाता कि ऐसी-ऐसी कुरीतियाँ क्या है, बेकार है। उनके सामने ऐसा आदर्श व्यक्तित्व रखा जाता था, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाया जाता था। इससे स्त्री धर्म नामक पत्रिका के माध्यम से ही। इसकी जो प्रकाशित कौन करता था? भारतीय महिला संघ प्रकाशित करता था। अब देखिए,
हम इसके बारे में और कुछ बात करते हैं। जो ये पत्रिका थी यह अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और किसमें प्रकाशित होती थी? अंग्रेजी में। हम इस भी लिखते रहे ना, ऐसा भी आ जाता है कभी-कभी किस लैंग्वेज में प्रकाशित होता है। अंग्रेजी में तो मूल रूप में प्रकाशित होती थी, साथ ही साथ इसमें कुछ और भी लेख छपते थे, जैसे हिंदू, तेलुगु और तमिल भाषाओं में भी इसमें लेख छपते थे। अब देखिए, जो मुथु लक्ष्मी रेड्डी हैं, इसी से जुड़ी हुई थी मुथु लक्ष्मी रेड्डी। मुथु लक्ष्मी रेड्डी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। कौन? मुथु लक्ष्मी रेड्डी। आई थिंक ये प्रथम विधवा स्नातक हैं क्या? मुथु लक्ष्मी रेड्डी। मैं भूल रहा हूँ, शायद प्रथम विधवा स्नातक भी होंगे, जहाँ तक मुझे याद है। परंतु देखते हैं। मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने वर्ष 1931 से लेकर के 1940 तक एकदम सफल रूप से संपादन में भूमिका निभाई। इसने महिलाओं की रुचि, समाचार, विभिन्न अन्य शाखाओं की रिपोर्ट और महिला शिक्षा पर लेख होते थे, जिसमें क्या होते थे? महिलाओं से संबंधित लेख होते थे। उनके व्यक्तित्व को कैसे निखारा जाए, जो कुरीतियाँ थी, व्याप्त थी, उसे कैसे हटाया जाए, ठीक है? देश से कुरीतियाँ कैसे हटाया जाए, इस सब पे इसमें डिस्कशन हुआ करता था, लेख लिखा करते थे, लोग लेख लेख प्रकाशित होते थे। अब हम आते हैं WIA पे बात कर लेते हैं। WIA पे बात करते हैं। देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी ना, भारतीय महिला संघ की स्थापना 1917 में हुई थी। ये डेट याद रखना है, डेट। ऐसे क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा कि क्या इसी समय का मार्ले मेंटेगु चेम्सफोर्ड सुधार आया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉरी, असहयोग आंदोलन चला था। तो ये सब कैसे, और इससे पहले 1909 में आया था मार्ले मेंटो सुधार। यस, उसी को बोलते हैं मार्ले मेंटो सुधार 1909 में जो आया था, और 1919 में जो आया था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं ना। तो इस तरह 4-5 ऐसे दे देंगे और बोलेंगे क्रम से लगाइए। तो हमें इस डेट को याद रखना है कि कैसे, इस क्रोनोलॉजी को याद रखना है। देखिए, 1917 में हुआ था। हालाँकि जो इसी व्यक्तित्व से जुड़े हैं ना, ये व्यक्तित्व बहुत इम्पोर्टेंट है। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, मार्गरेट कजिन्स। ये यह क्वेश्चन तो आया था अभी हाल ही में ना। आई थिंक ये हाल ही में, हाँ, नेट के एग्जाम में हुआ था, उसमें आया था। नेट के एग्जाम में यह मार्गरेट कजिन्स से आया था। हाँ, यही से जुड़ी है ना, यही इसकी स्थापना की थी मार्गरेट कजिन्स। जीना राजा है ना, ठीक है, ये जीना राजा राजा के साथ-साथ अन्य महिलाएँ भी, जैसे अन्य लोग भी इससे जुड़े हुए थे। हालाँकि इसका उद्देश्य महिलाओं को उस दयनीय स्थिति से मुक्त कराना था। क्या करना था? इसका उद्देश्य जो था, महिलाओं की दयनीय स्थिति जो थी ना समाज में, जो लोगों ने इसको क्या कहते हैं, निर्भर बना दिया था। पुरुष प्रधान समाज था, उसमें उसको अधीन कर दिया गया था और दास के रूप में लोग जीते थे। तो क्या करना था? दयनीय स्थिति में से सुधार करना था ना, इसके उद्देश्य से लिख दे रहे हैं हम। उद्देश्य क्या था? दयनीय स्थिति से क्या करना था? उसके सुधार करना था। देखिए, दयनीय स्थिति में क्या करना था? सुधार करना था, दयनीय। सुधार करना था और क्या करना था? देखिए, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से महिलाओं का क्या करना था? विकास करना था। सामाजिक, आर्थिक रूप से महिलाओं का विकास करना था। साथ ही साथ इसके निम्नलिखित लक्ष्य भी प्राप्त किया। इन लोगों ने इसने निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रयास भी किया। ठीक है? कौन-कौन से लक्ष्य थे? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, मतलब पुरुष और महिला सभी के लिए क्या हो? अनिवार्य हो, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य हो और उसमें स्त्रियों को भी उसमें शामिल किया जाए। जिसमें धार्मिक शिक्षा भी शामिल थी, जिसमें शिक्षा दी जाए और प्रत्येक लड़की और लड़के के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक लड़के और लड़की को जो शिक्षा का अधिकार था, सभी के लिए सुनिश्चित किया जाए। और देखिए आगे चलते हैं। 16 वर्ष से कम आयु की महिलाओं की जो शादी हुआ करती थी, उसे उन्मूलन किया जाए, यानी कि बाल विवाह उन्मूलन। बाल विवाह उन्मूलन, इसका इन्होंने क्या किया? डिमांड रखा और इसमें काफ़ी हद तक सक्सेस भी मिला। आगे चल के 1927-28 में हुआ होगा ना, शारदा शारदा एक्ट आएगा। कुछ इसी का भी प्रभाव उस पे भी पड़ेगा, शारदा एक्ट। आगे चल के क्या आ जाएगा? शारदा एक्ट लिख दे रहे हैं हम। शारदा एक्ट आएगा ना। अब देखिए, जो कुछ शर्तें ऐसी भी होती हैं जो केवल पुरुषों पे ही लागू होते हैं, कुछ शर्तें ऐसी होती हैं केवल महिलाओं पे ही लागू होते हैं, कुछ ऐसी शर्तें दोनों पे कॉमन रूप से लागू होते हैं।
ठीक है? अब मान लीजिए उनका जो भगवान ने जो हमें बनाया है, तो थोड़ा-सा कुछ-कुछ अलग से भी बना दिया है। तो उसमें क्या होता है जो काम कुछ काम लड़के कर सकते हैं, कुछ काम लड़कियाँ ही केवल कर सकती हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे दोनों लोग कर सकते हैं। तो दोनों लोग कर सकते हैं, उन्हें क्या किया जाए उन दोनों में समानता लाया जाए। क्या किया जाए? समानता लाया जाए। जैसे अब मान लीजिए प्रशासनिक व्यवस्था में तो लड़की और लड़के दोनों भागीदारी निभा सकते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था में दोनों की भागीदारी क्या हो? सुनिश्चित हो और बराबरी का अधिकार मिले। नगर पालिकाओं में जो चयन होता था, उसमें भी दोनों लोगों को बराबरी का अधिकार मिले। विधान परिषदों में जो इलेक्शन होके चुन के जाते थे या नियुक्ति होती थी, उसमें महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। साथ ही साथ और मतदान का अधिकार, क्या? मतदान का अधिकार। हम लिख देते हैं यहाँ पे मतदान। मतदान का अधिकार के साथ-साथ और भी बहुत सारे आप अपने पास से पॉइंट लिख सकते हैं। महिलाओं के लिए सभी नगर पालिकाओं और विधान परिषदों के सदस्य के रूप में चुने जाने का अधिकार सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है? अब चलते हैं हम जो ये डिस्कशन किए हैं, आज का हमारा जो प्रश्न खत्म हुआ, डिस्कशन किए इस डिस्कशन के आधार पे प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखो स्त्री धर्म नामक पत्रिका जिसके द्वारा 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय महिला अधिकारों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रयास किया गया था, प्रकाशित की गई। किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? हुआ था पूना सार्वजनिक सभा? नहीं। आदि गोविंद रनाडे पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे ना? भारतीय महिला संघ? नो। यस, भारतीय महिला संघ। देखिए हम कुछ और जान लेते हैं। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के द्वारा किसने की? मैडम ब्लावत्स्की, सॉरी हाँ, कर्नल अर्कार्ड और मैडम ब्लावत्स्की ने शुरू किए थे ना, जो क्या थे आई थिंक अमेरिकी सेना के कुछ उसी के सदस्य थे। ठीक है? उन 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 लोगों ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और आगे नीचे वाला क्या है? नीचे वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित की गई थी ना? तो ये तो पता ही है। चलिए, हम जो हमारा आज का सेशन ना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। मैंने अपनी आवाज़ में कुछ सुधार किया था ताकि जो वर्ड रिपीटिशन ना हो, रिपीट ना हो बार-बार। तो मैंने उसमें भी कुछ सुधार किया और हमारा जो वीडियो क्वालिटी है, ये भी कुछ सुधार हो चुका है। ऑडियो अब इसमें गड़बड़ नहीं होता है, कुछ स्पष्ट आवाज़ भी आता है। तो आशा करता हूँ आप इसे एन्जॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ हम इसे एक ओवरव्यू देख लें ना क्या-क्या आज पढ़े हैं हम लोगों ने। हमने देखिए स्त्री धर्म के बारे में बहुत कुछ जाना है। ठीक है? वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन के बारे में जाना है। ठीक है? मुथुलक्ष्मी रेड्डी जो 1918 से लेके 1918 के सफल संपादन किए, ये था। तिरुमांबी के बारे में जाना, रामास्वामी के बारे में जाना, सुब्रमण्यम तिरुमांबी के बारे में जाना, गोपाल हरि देशमुख के बारे में जाना, लोकहितवादी नामक एक पत्रिका संपादित करते थे। प्रभाकर नामक एक पत्रिका प्रकाशित की और उसमें लोकहितवादी नामक से लेख लिखा करते थे। आगे चल के लोकहितवादी शतपत्री नाम से भी जाने गए। इस तरह से हमने क्या सिंह सभा आंदोलन, गुरुद्वारा आंदोलन, अकाली आंदोलन के बारे में जाना। ठीक है? औपनिवेशिक के इतिहास के संबंध में स्ट्रेची आयोग, वुड हेड आयोग के बारे में जाना, अकाल आयोग के बारे में जाना, जितने अकाल आयोग गठित किए गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा तालाब और कुओं से पानी निकाले जाए और दलितों द्वारा जो उसमें रोक लगा था, उसपे अब महाड़ आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, उसके बारे में हमने जाना। त्रिशूल में जो यहाँ पे हुआ था गुरुवायूर सत्याग्रह के बारे में जाना, डीप में जाना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिज्ञा आंदोलन के बारे में जाना। महात्मा गांधी और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से जाति जाति जा मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का आह्वान किया गया, उस व्यक्तित्व के बारे में जाना। कौन थे? श्री नारायण गुरु थे। आगे चलिए, आगे चलते हैं हम देखते हैं 1920 के दशक में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किया जाता है, जिसमें लाला लाजपत राय उसके प्रतिनिधि थे और प्रथम अध्यक्ष भी बने और आगे चल के तृतीय और चतुर्थ के सी आर दास बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। चमन लाल दास पहले महासचिव थे। ठीक है? यह इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर तले ये गठित किया गया था। ठीक है? और इसके जब 1922 के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो उन्होंने इसका समर्थन किया स्थापना का। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में जाना, प्रथम भारतीय संगठन था यह मद्रास में। पूना सार्वजनिक सभा के बारे में जाना, महादेव गोविंद रानडे ने इसकी स्थापना किए थे। आगे चल के देखते हैं कांग्रेस युग के राजनीतिक विकास के संबंध में हमने बहुत सारे मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में जाना और देखते हैं 1856 में अवध की विलय के बारे में जाना, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो व्यक्तिगत का सिद्धांत था उसके बारे में जाना। स्वामी अच्युतानंद द्वारा जो शुरू किया गया था, कौन-सा? एक आंदोलन शुरू किया गया था ना? हाँ, आदि हिंदू आंदोलन शुरू किया गया था, उसके बारे में हमने जाना। रमेश चंद्र दत्त के बारे में जाना यहाँ पे। सतवां यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, द बंगाली की जिसके संपादक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। तो आप इस तरह से देखते हैं कि हमने इन इन प्रश्नों के माध्यम से अपने पढ़े हुए जो पूर्व में हमने इतिहास पढ़ा रखा है, उसका रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं और प्रश्न को सॉल्व करने के तरीके सीख रहे हैं, किस तरह से 360 डिग्री पे सोचते हैं, ठीक है? और नए-नए पहलू देख रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एन्जॉय कर रहे होंगे और आपका अगर उपनयन संस्कार नहीं हुआ होगा, तो उपनयन संस्कार जल्द से जल्द करा लीजिए और दूसरों को प्रेरित भी कीजिए। अ, चलिए हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा हो जा रहा है।
फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।